नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन था। जी हां, दूसरा फेज और दूसरे फेज का मतदान अब समाप्त हो चुका है और जहां लाइनें लगी हुई हैं वहां मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन क्या इतनी लाइनें लगी हैं कि लोग देर शाम तक, देर रात तक वोटिंग करें, पोलिंग करें? इसका जवाब आता है नहीं, इतनी लाइनें नहीं हैं। क्यों नहीं है आखिर? और खासकर उत्तर प्रदेश में इतनी लाइनें क्यों नहीं हैं? इतने लोग क्यों नहीं आए कि उत्तर प्रदेश में इस बार बम बम और बम्पर वोटिंग होती? न बम बम हुई, न बम्पर हुई। बम बम इसलिए कह रहा हूं कि हर हर मोदी, बम बम मोदी, घर घर मोदी जो कहने वाले लोग अब निकल के बाहर क्यों नहीं आए? क्या अपनों ने ही मोदी को घेर लिया है? क्या बीजेपी के अपनों ने ही बिगाड़ दिया है खेल? ये सब कुछ आज जानेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर दूसरे फेज के बाद ये चुनाव किस दिशा में जा चुका है। जी हां, क्या आप वैसा ही समझ रहे हैं जैसा हम बताने जा रहे हैं, या इसमें कुछ और भी है? तय मानिए कि इसमें कुछ और भी है, ट्विस्ट है। इसलिए ट्विस्ट है क्योंकि लोकसभा का चुनाव 2024 ना ही 2014 का चुनाव है और ना ही 2019 का चुनाव है। यह चुनाव 2024 का है और उस आधार पर, उस हिसाब से ये तय मानिए कि ये चुनाव किसी और दिशा में जा चुका है। पहले फेज के बाद आखिर क्यों नरेंद्र मोदी उन तमाम मसलों को सामने लेकर आने लगे जिन मसलों की वो चर्चा करने से बचते थे? लेकिन वो 400 पार का नारा आखिर कहां गया? क्या आज, कल, परसों, जो बीता हुआ कल है, बीता हुआ परसों है, क्या आपने कभी सुना कि अब की बार 400 पार, अब की बार 370 के पार? ऐसे कुछ नारे सुने आपने? शायद आपने नहीं सुने। आखिर क्यों ऐसा है? क्या नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को यह पता चल गया है, यह बात समझ में आ गई है कि नहीं, यह नारा लगाना गलत है? और क्या उनकी पार्टी के उन सदस्यों को भी यह बात समझ में आ गई है कि अभी तक जो कह रहे थे कि 400 पार के नारे को आप दुरुस्त कीजिए और उससे ज्यादा सीटें लेके आइए ताकि हम संविधान को बदल पाएं? क्या यहीं से खेल बिगड़ना शुरू हो गया जब नरेंद्र मोदी के साथियों ने यह कहना शुरू किया कि हम संविधान को बदलने आए हैं, 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है? क्या यहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ? दूसरे फेज के बाद रुझान क्या कहते हैं? क्या आखिर यहां से पहला फेज और आज दूसरा फेज, इन दोनों फेज को मिला कर अगर आप देखें तो 180 सीटें होती हैं, 102 सीट और 190 सीटें होती हैं और 88 आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई और 19 तारीख को ऐसे ही 14 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। तो ये दोनों मिलाकर के 190 सीटें होती हैं। इन 190 सीटों में पिछली बार 40 पहले फेज में और 50 दूसरे फेज में, यानी 90 सीटें थी बीजेपी के पास में। क्या इस बार वो 90 सीटें फिर से लेके आ रही है, या उसमें और इजाफा हो रहा है, या उसमें कमी आ गई है? क्या कुछ हुआ है? इन सब की पड़ताल करेंगे। बहुत सारी चीजें ग्राउंड से हम तक आ रही हैं, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट आप तक बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है, यानी जमीनी हकीकत क्या है, इस चुनाव में क्या चल रहा है और किसने किसका खेल बिगाड़ दिया है। क्यों ईवीएम को लेकर रोना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोने लगे थे? क्यों वो कह रहे थे कि बैलेट पेपर की ओर ये जो इस देश का जो विपक्ष है वो ले जाना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तमाचा मार दिया है? ये सारी बातें आखिर क्यों हो रही थी, ये सब कुछ आप तक हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया। अखिलेश यादव के ट्वीट को अगर स्क्रीन पे ले आइए तो देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं दूसरे चरण के में दिन भर ये एक अजब रुझान, जी हां, उसी रुझान वर्ड का यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे चरण में दिन भर ये एक अजब रुझान देखने को मिला कि हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालने वाले हर समाज और वर्ग के मतदाताओं का आना लगातार बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मतदाता कम से कम होते चले गए। और दरअसल भाजपा के हताश, निराश समर्थकों के बीच भाजपा की ऐतिहासिक हार की पुख्ता बात बुरी तरह से फैल चुकी है। उनके संगी साथी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाजपाई नेताओं के उलूल जुलूल बयानों से भाजपाई शर्मिंदा भी हैं और अंदर से नाराज भी हैं। आखिरकार उन्हें भी तो समाज में के बीच ही रहना है। राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में पड़कर वो अपने और अपने परिवार वालों के सामाजिक संबंधों को समाज के बीच खराब नहीं करना चाहते हैं। वो भी जानते हैं कि सामाजिक सौहार्द में ही भलाई, सबकी भलाई और तरक्की के अवसर होते हैं। दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी है। अब की बार भाजपा साफ,
कह रहे हैं अखिलेश यादव कि अब की बार भाजपा साफ, और दूसरे चरण के रुझान जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं उसकी बानगी यहां लिखते हुए अखिलेश यादव के बाद उधर बिहार से भी ऐसे ही रुझान तेजस्वी यादव ने दिया है। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि 2 चरणों के चुनावों के बीच ही प्रधानमंत्री जी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। देख रहे हो ना विनोद, ये कह रहे हैं सीधे तेजस्वी यादव, देख रहे हो ना विनोद, 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने अब की बार 400 पार। 2 चरणों का मतदान, लेकिन अब की बार 400 पार का नारा बंद। उधर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो भी देखिए। लिख रहे हैं, संविधान से ही आपको मिला है अधिकार, आवाज और आरक्षण। देखिए 3 महत्वपूर्ण ए यहां लिख रहे हैं, अधिकार, आवाज और आरक्षण, और मोदी आपसे ये छीन लेना चाहते हैं। जरा सुन भी लेते हैं यहां क्या कुछ कह रहे थे इसी वीडियो में। उन्होंने जो कुछ शेयर किया है, लाइए उसको भी स्क्रीन पे ले आइए। संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। संविधान से पहले राजा महाराजा हिंदुस्तान पर राज करते थे। अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार हैं, आवाज है, तो संविधान ने यह आवाज और यह अधिकार दिए हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर। तो सुन रहे थे आप, सीधा संविधान को बचाने की कोशिश, और संविधान बार बार आता है, बार बार संविधान शब्द। क्या यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? लेकिन इसके अलावा जब मल्लिकार्जुन खड़गे से आप बात कीजिए, या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनसे बात कीजिए, तो संविधान के अलावा भी बोलते हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, और उसमें महंगाई भी है, ये तमाम मुद्दे, उसमें अग्निवीर भी है, उसमें ओपीएस भी है। ये सारी चीजें जो समाज को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं हैं, वो सारी चीजें हम इस चुनाव में लेकर आए हैं और जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि अब की बार अगर आपने ऐसी गलती कर दी जो गलती आपने 2014 और 2019 में की थी, तो आप ये तय मानिए कि अगली बार आपको वोट देने का अधिकार भी आपके पास नहीं रहेगा। वोट देने के अधिकार से लेकर संविधान बचाने तक, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा जिसको कहते हैं, ये सब कुछ, और इन सब के बीच ये दूसरे चरण का मतदान, और इस मतदान में सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुई है वो त्रिपुरा में हुई है, वो वोटिंग मणिपुर में हुई है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में हुई है, लेकिन सबसे कम वोटिंग आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों हुई? 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, और उसमें आज पिछली दफा भी 8 सीटों पर, आज भी 8 सीटों पर, यानी 16 सीटों पर मतदान हो गए। पहला जो फेज था उसमें भी उत्तर प्रदेश में निराशा देखने को मिली मतदाताओं के ऊपर, और आज भी मतदाता निराश क्यों थे यह देखना होगा। आइए इन तमाम मसलों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। दिन भर हमारे साथ बहुत सारे हमारे तमाम साथी जुड़े रहे। हमारे साथ जयशंकर गुप्त जी हैं, अनिल सिन्हा साहब हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, राहुल लाल जी हैं, और अमरिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार जल्दी से जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। जयशंकर जी, आखिर क्या कारण है उत्तर प्रदेश सबसे कम वोटिंग, 58% की वोटिंग मात्र हुई है, 58-59%, 5 बजे तक के आंकड़े, जो पिछली दफा से 5% अभी तक कम है। ये हो सकता है कि जब 7 बजे का आंकड़ा आएगा या 8 बजे का आंकड़ा आएगा तो उसमें थोड़ी और कुछ वृद्धि हो सकती है। लेकिन 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो कारण जो गर्मी का मौसम है, गर्मी चरम पर पहुंच रही है, तो जो भाजपा का वोटर है, जो उसका मतदाता है, परंपरागत मतदाता, उसमें से जो एलीट क्लास का तबका है वो इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है। ऑनलाइन में जाके लगेगा, उससे अच्छा घर में बैठो
टीवी पर फिल्म देखो, प्रोग्राम देखो, एसी का आनंद लो। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस का वोटर है वो इसको अस्तित्व मान करके लड़ रहा है। वो चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे, चूंकि किसानों ने तो दिखा दिया ना दिल्ली में बैठ करके कि गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, जाड़ा हो, वो डटे रहे। तो वो तबका जो है वोट करने के लिए तो निकलता है, लेकिन इनका वोटर जो है निकलता नहीं है। तो एक कारण यह है। दूसरा कारण है आरएसएस और बीजेपी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो पिछले 10 वर्षों में अपने को उपेक्षित और मतलब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो। चुनाव में जब टिकटों की दावेदारी होती है तो जिसको आप 5 साल तक गाली देते थे, भ्रष्ट और बेईमान बताते थे, वो उनके नेता बन रहे हैं, उनको लाकर के आप पार्टी में शामिल करा दे रहे हैं। अब सोचिए आप, हम अभी जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में थे राजीव जी, ओम प्रकाश राजभर जो इतनी गालियां देते थे भाजपा के बारे में, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बारे में, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी जो बातें बोलते थे, जितनी कड़वी और मतलब गाली गलौज की भाषा में बोलते थे, अब उनको अपना नेता मान करके उनको चलना पड़ रहा भाजपा के लोगों को। उनके बेटे को टिकट दे दिया है अरविंद राजभर को, वहां हमारे घोषित पार्लियामेंट्री सीट से। इसको लेकर के जबरदस्त आक्रोश भाजपा के लोगों में भी है। इस बात, जब पिछली बार उपचुनाव हुआ था, दारा सिंह चौहान जब लड़ रहे थे तो वो भी दल बदलू थे, उनके साथ भी वही तरह का सलूक किया लोगों ने। उस समय भी हमने कहा था कि वो 40,000 वोट से हारेंगे। वहां भी जो भाजपा का परंपरागत समर्थक था, मतदाता था, वो उनके लिए एकदम चुपचाप बैठा रहा, घर पे उनके पक्ष में निकला ही नहीं। ये बात इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है कि जहां जहां भी इन्होंने टिकट बदले हैं या गलत लोगों से समझौते किए हैं, उनको टिकट दिया हुआ है, तो एक तो उसके खिलाफ में। दूसरा, आरएसएस और बीजेपी के लोग, जैसे मैंने कहा, इस सरकारी मामलों में जो नियुक्तियां होती हैं, बाकी सारा काम जो जिनका होता है नहीं होता है, उसको लेकर के ये लोग काफी उदासीन या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो वो निष्क्रिय हो गए। जो वोटर्स को लेकर जाते हैं, जो कतार लगवाते हैं, घर घर से निकालते हैं। अब हमने आज सुना जरूर है कि इसको लेकर के आरएसएस के लोग भी थोड़ा चिंतित हैं और भाजपा के नेतृत्व जो है आरएसएस शरण में जाने की तैयारी में है कि नागपुर जाकर के खिलाफ लोग आकर के नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अगर किसी तरह की शिकायत है, क्योंकि 2 चरणों में तो हमारी हालत बहुत खस्ता हो गई है, वोटर हमारा निकला ही नहीं है, तो अब आप लोग कुछ करिए। तो हो सकता है कि आगे वाले चरणों में वो लोग कुछ कोशिश करें कि मतदान का परसेंटेज बढ़े और उनके लोग निकल करके आए। तो एक तो ये बात हो गई है। दूसरी बात है, लेकिन जहां देखने में जो आ रहा है, जैसे अखिलेश यादव सही कर रहे हैं, वो उनका ट्वीट सही है कि जो इंडिया अलायंस का मतदाता है वो उसकी कतारें लंबी दिखाई दे रही है, चाहे वो वोटर की पर्चे से लेकर के और कतार में खड़ा होकर के वोट देने के मामले में। बहुत सारा मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो यूट्यूब पे लोग चलाते हैं, वो उन लोगों ने बात भी की, तो लोग खुल करके बोल रहे हैं कि भाई हमको जो है बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, बहुत हो गया मंदिर मस्जिद, अब जो है सीधी बात है कि अब रोजगार चाहिए, महंगाई पे लगाम चाहिए, भ्रष्टाचार पे रोक लगनी चाहिए। भ्रष्टाचार इतने लेवल तक नीचे से लेकर के ऊपर तक फैल गया है राजीव जी, आप सोच नहीं सकते। पूर्वी उत्तर प्रदेश तो मैं देख करके आ रहा हूँ, जैसे लोग एक एक उदाहरण दे करके बता रहे थे। तो अभी की हालत में क्या है कि नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, जवान अग्निवीर और इस तरह की योजनाओं से लेकर के त्रस्त है, किसानों से वायदा खिलाफी जो किया उन्होंने पहले कहा कि हम आपकी आमदनी दोगुनी कर देंगे, फिर कहा कि साहब एमएसपी हम आपकी गारंटी देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए भी कहा था और बाद में भी कहा था। लेकिन जब किसानों ने एमएसपी मांगना शुरू किया तो उनके ऊपर आपने ड्रोन से हमले करवाए, आंसू गैस के गोले बरसाए, लाठियां बरसाई। तो इसको लेकर के किसान बहुत परेशान है। उसी तरह से संविधान, अब संविधान को लेकर के एक बहुत समाज का बहुत बड़ा तबका जिसको लगता है कि साहब उसकी कभी जबान से कोई शब्द नहीं निकलता था, उसको इस संविधान ने बराबरी का हक दिया और कहा कि तुम भी उतना ही बोल सकते हो, तुम भी वही खा सकते हो, अपनी पसंद का रह सकते हो, वोट कर सकते हो, बराबरी का हक दिया। वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, उसका ड्राफ्ट तैयार किया था, उसको खत्म करने की बात हो रही है। अब देखिए हालत ये हो गई है कि आज प्रधानमंत्री की बातों पे कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, अब अंबेडकर साहब भी आ जाएंगे तब भी संविधान नहीं बदलेगा। लेकिन भाई इसके दूसरी तरफ यह है कि उन्हीं की पार्टी के जो सांसद है और जो पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनके लिए मोदी जी वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब 400 एमपी हमको चाहिए तभी संविधान हम बदल पाएंगे। गलत है। मन में आपके है
मन जी। में आपके है कि आप संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन अब आप ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं नहीं संविधान नहीं बदला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। भाई अगर नहीं बदला जाएगा तो उसी दिन आपको चाहिए था कि अपनी पार्टी के उम्मीदवार को आप सुनब करते या कहते कि तुम माफी मांगो, कहो कि ये हमारी गलत बात आ गई है, और या फिर उसको पार्टी की उम्मीदवारी हटाइए। तो वो तो आप कर नहीं रहे हैं। मतलब चोर से कह रहे हैं तुम चोरी करो और घर वाले से कह रहे हैं तुम जागते रहो, ये तो कोई बात नहीं बन सकती है। आज हालत इतनी खराब हो गई है 10 सालों के बाद मोदी जी की, जिसकी एक आवाज पे लोग क्या से क्या करने को तैयार हो जाते थे, आज उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। चाहे वो जितनी भी बातें कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के नाम पर कभी इसका छीन कर उसको दे देंगे, तो कभी मंगलसूत्र इधर लेकर के उसको दे देंगे, ऐसी ऐसी बाकी बातें कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन इसलिए आज पब्लिक थोड़ा रोकना चाहूंगा जयशंकर जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा, जरा सुनते हैं राहुल गांधी की एक बाइट जिसके बारे में पहले बता रहा था। जरा कर्नाटक में आज जब भाषण दे रहे थे तो क्या कुछ कह रहे थे, देखिए जरा। अब कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है मैंने आपको बताया, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी क्या करने जा रही है। भारतीय चंबू पार्टी भारतीय चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, खाली खाली चंबू कर्नाटका 100 रुपए देता है हिंदुस्तान को, आपको 13 रुपए वापस मिलते हैं। ड्राउट रिलीफ के लिए आपको 18,000 करोड़ रुपए देना था, खाली चंबू दिया। फाइनेंस कमीशन 60,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, सिर्फ खाली चंबू। भारतीय चंबू पार्टी। तो भाइयों और बहनों, तो चोंबू पार्टी आप देख रहे थे, ये खाली लोटा दिखा रहे हैं। लोटा को कन्नड़ में चोंबू कहते हैं, ये खाली लोटा की बात कर रहे हैं। और यहां से वो राहुल गांधी साफ साफ एक कह लें तो कि यहां अपर हैंड पे विपक्ष दिखाई दे रहा है। पहला फेज, उसके बाद दूसरा फेज, और दोनों फेज की समीक्षा और इसके बाद रुझान क्या कहते हैं, आखिर कौन किसके ऊपर भारी है, ये सब कुछ इस चर्चा के दौरान हम समझने की कोशिश करेंगे। राहुल लाल जी, जरा आपकी प्रतिक्रिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहां है? देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज जहां पे चुनाव हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ था। यानी पिछले बार 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और अगर 2014 में देखें 8 में 8 जीती थी। और आज स्थिति यह है कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बाहर नहीं निकले और राजीव जी, और उनके एक तरह से मैं मानता हूं कि उनका जो बड़ा सा दुर्ग था ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो दुर्ग पूरी तरह से ढह गया है। क्योंकि हम तमाम जगहों पर, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में काफी घूमा, और घूमते समय पहले चरण में भी पाया और आज भी हम लोग पा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। तो वो क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं, जबकि विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है उनके लोग काफी जोर शोर से वोट कर रहे हैं। तो इसने बीजेपी के पूरे गणित को यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिगाड़ के रख दिया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले में देखिए, अगर हम लोग जाटों को आरएलडी जो है तो जरूर उधर उन्होंने उनको एन वक्त पे जो है कि ले लिया जयंत चौधरी जी को, उनका वोट देखिए, या तो वो वोट नहीं कर रहे हैं या वोट कर रहे हैं तो वो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट कर रहे हैं। यही कारण है कि बागपत शरीफ जो उनका हाई प्रोफाइल सीट है, वो सीट भी जो है कि बुरी तरह से फंसा हुआ है। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो मैं उसके अलावा बगल के अगर राजस्थान की बात करें, वहां पे लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है, उनकी सीट जो है कि वो बुरी तरह से फंसी हुई है। आप सोच के देखिए कि जो हाई प्रोफाइल वाला, जो जहां पे कि प्रधानमंत्री जी 25 में से 25 लोकसभा सीट मजे से जीत ले रहे थे, प्रथम चरण में भी वो सीटें राजस्थान में फंसी। सेकेंड चरण में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में, वो सीट भी फंसी पड़ी हुई है। तो इनके लिए वहां पे भी जो स्थितियां हैं वो सवाल नजर नहीं आ रही जी। राजीव जी, प्रथम चरण के चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों से दिखा राजस्थान को लेकर पर्टिकुलरली, कि अभी चूंकि वहां पे दिसंबर में ही चुनाव हुए थे, फर्स्ट टाइमर वोटर ने दिसंबर में तो चुनाव में वोटिंग डाला, लेकिन एक तरह से शहरी क्षेत्रों में इस समय वोट नहीं डाला। तो सोच के देखिए कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है उस समय, वो वोट वो लोग नहीं डाल रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत के अगर हम लोग वोट प्रतिशत का हम लोग देखें, तुलना करें, जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी वहां पे वोटिंग प्रतिशत 5% तक गिरा, और जहां पे विपक्षी गठबंधन की टीम जीती थी वहां पे वोट प्रतिशत 2% तक गिरा।
तो देखिए चीजें बिल्कुल आंकड़ों से भी अब स्पष्ट होती चली जा रही है कि आखिर घर से कौन कम बाहर निकल रहा है। और प्रधानमंत्री की घबराहट हम लोग लगातार देख रहे हैं। बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की मजबूरी यह है कि बीजेपी के समर्थक घर से बाहर निकले। अभी जो जयशंकर जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो लोग हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। बिहार की जो स्थिति है, बिहार में आज 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ आज वहां पे, और 5 में से किसी भी जगह पे वहां पे चूंकि जदयू सामने में थी, एक तरह से कह लीजिए कि मोदी जी और नीतीश जी का आज खाता खुलने की स्थिति नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर पश्चिम बंगाल चले जाए, वो एक तरह से बीजेपी के गढ़ वाले क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है और वहां पे प्रथम चरण में भी बीजेपी को झटके की स्थिति में थी। आज भी बीजेपी वहां पे झटका ही खा रही है। और दक्षिण के तमाम स्थितियों में कर्नाटक के मामले को आपने राजीव जी दिखाया ही कि कर्नाटक में क्या परिस्थिति, और कर्नाटक के चुनाव को अगर हम लोग डे वन से देख रहे हैं तो वहां के तमाम वरिष्ठ नेता लाइन लगाकर कांग्रेस में आने के लिए जो है कि छटपटा रहे हैं। कांग्रेस को अंततः नो एंट्री का बोर्ड लगाना पड़ा कि अब हमारे पास जगह नहीं, हम आपके नेताओं को शामिल नहीं कर सकते हैं। तो कर्नाटक में एक अलग किस्म का करंट चल रहा है। और प्रधानमंत्री जो झूठ फैला रहे हैं कर्नाटक को लेके, वो देखिए उनके झूठ की कोई सीमा नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो रिजर्वेशन जिसके बारे में अनर्गल आरोप प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है राजीव जी कि बिना केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के उसमें कोई संशोधन किसी भी रूप में किया जा सके। और प्रधानमंत्री खुद खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। तो कर्नाटक के लोग इस झूठ को भी समझ रहे हैं। और बगल के पड़ोसी महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की जो पूरी जोड़ी है उससे जो हलचल मचा हुआ है, उसने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल चिंता और टेंशन में डाल दिया है। यहां से यह चुनाव हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पूरी तरह से फिसलता हुआ दिख रहा है। ये वो जगह है जहां पे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था। केरल वगैरह में तो जो प्रदर्शन पिछले बार था वही प्रदर्शन इस बार भी होना है, लेकिन ये सारे राज्य स्विंग स्टेट की तरफ चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हर कोई ये डंके के चोट पे कहने की स्थिति में आ गया राजीव जी के साथ। बीजेपी के लोग 50 के आंकड़ा छू लें तो वो भी एक असंभव सी स्थिति नजर आ रही है। अभी से अब लोगों के हाथों में, लोग हाथों से गिनती करने लगे कि XYZ सीटें जो है वो भाजपा के हाथों से निकल गई है। जैसे अभी घोसी को लेकर बात कर रहे थे, वहां पे कोई जीतने की संभावना नहीं है। जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे बहाना खोज रहे थे कि किसी तरह से वो चुनाव के मैदान से बाहर हो जाए और अपनी प्रतिष्ठा बचा ले। वो तो अलग अलग सीटों को लेकर अब स्थितियां बदलती जा रही है। डबल इंजन की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी के लिए डबल इंजन की चुनौती राजीव जी बनती चली जा रही है। ये बीजेपी के लिए मैं मानता हूं कि सबसे बड़े संकट की स्थिति। और प्रधानमंत्री ने एक तरह से प्रथम चरण के चुनाव के बाद जिस तरह से झूठ तो प्रधानमंत्री पहले से ही बोलते थे, लेकिन अब उनके झूठ का आवेग और नफरत का आवेग जिस तरह से बढ़ा है, जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी तत्पर नजर आ रही है राजीव जी। जी बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी, आपके पास आना चाहता हूं। कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? जरा आपसे भी समझू, जो बात राहुल लाल जी कह रहे हैं उस बात के तह में अंदर तक जाने की थोड़ी और कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र बिहार दोनों पे नजरें टिकी हुई हैं और इन दोनों के बीच में एक स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट आता है, वो है उत्तर प्रदेश। जरा इन तीनों की समीक्षा आपसे चाहता हूं। राजस्थान की चर्चा यहां राहुल लाल जी हमारे साथी कर चुके हैं। जरा इन तीनों स्टेट्स पर बारी बारी से फोकस्ड क्यों भरोसा करें कि जो मतदाता निकल के बाहर नहीं आ रहा है वो बीजेपी का ही मतदाता है? क्यों ये हम भरोसा करें कि जो कम मतदान हुआ है वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जा रहा है? जरा मैं राहुल लाल जी आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन हम उन तमाम साथियों के सामने जरा इसका ऑपरेशन करना चाहते हैं कि जो हम लोग कह रहे हैं उसमें दम है। इस बात को और पुख्ता करना चाहते हैं। अनिल सिन्हा साहब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तीनों राज्यों, महाराष्ट्र की 48 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटें, ये सब देख लीजिए। और ये तीनों स्टेट बहुत, और इसके बाद उधर पश्चिम बंगाल आता है, लेकिन इन तीन स्टेट की समीक्षा आपसे चाहता हूं। और तीनों स्टेट में आप देखिए कि पोलिंग परसेंटेज कम है, तीनों स्टेट में कम है। बिहार में कम है, उत्तर प्रदेश में कम है, महाराष्ट्र में कम है। ये कम होना, वोटिंग कम होना, लोगों का बाहर नहीं निकल के आना, क्या कहता है? ये क्या सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है या सत्तारूढ़ दल के पक्ष में है? एक तो बात यह भी आती रही है कि वोटिंग प्रतिशत कम है, इसका मतलब है कि लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। ये भी हम लोग कई बार समीक्षा कर चुके हैं। लोग बम्पर वोटिंग देते हैं, बाहर निकल के आते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे
अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आज की तारीख में 45, 47, 48 डिग्री तापमान है? तापमान भी उतना नहीं है, 40, 42 डिग्री तापमान है। क्यों नहीं निकल रहे हैं लोग? नहीं, देखिए ये, हाँ इसमें है मामला ऐसा कि इसका इंडिकेटर, सबसे बड़ा इंडिकेटर तो है जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो कम है। ये तीनों स्टेट जो आपने गिनाया, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, तीनों में उनका सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास है और तीनों स्टेट लगभग उनके कब्जे में है। नैरेटिव वाइज भी उन्होंने किया है कब्जे में कि उन्होंने बिहार और तीनों स्टेट में उनका ये भी है, सरकारें भी उनकी है। लेकिन आप वोटिंग परसेंटेज क्यों कम है उसको हम लोग आप ट्रेडिशनल ढंग से देखिए, ये टूट गया पहले ही। ये जो फार्मूला था कि एंटी इनकम्बेंसी ही लोगों को, मतलब कम परसेंटेज ऑफ पोलिंग का मतलब है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट को लोग जाने दे रहे हैं, ये अब उतना सख्त मतलब नहीं रह गया। कई जगह ऐसा देखा गया है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम भी होता है तो सरकारें हारती है, तो इसलिए उसको पैमाना नहीं मान सकते आप। लेकिन क्यों, ये जो आपने सवाल किया कि क्यों माना जाए कि ये जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो भी है कम या ज़्यादा, वो उनके खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी के और इनके, तो इसके लिए इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि इन्होंने जो, आप देखेंगे क्या कि फर्स्ट फेज के चुनाव में तो जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग आया उससे हम लोगों को पता चला कि अंडर करंट क्या था, कि अंडर करंट मतलब था कि उदासीनता थी। और हम लोग उसको इस टर्म में ना देखें कि अंडर करंट किसके पक्ष में और किसके खिलाफ, उदासीनता थी लोगों को पोलिंग करने में। ये एक बड़ा अंडर करंट है जो कि आपको पहले फेज के समय में पता चला, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। तो वो उससे ये बात तो जाहिर हुई क्या कि जो भी कैंपेनिंग की इन्होंने, और आपको लगता है क्या कि कोई जो कैंपेनिंग हिंदुस्तान में हो रही है कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है? पूरा का पूरा मीडिया, पूरा तंत्र, पूरी ताकत, जो पैसा है और जो कैपेबिलिटी है ये करने की, मतलब लोगों को मोबिलाइज करने की, जो वो उसके कोई मुकाबला तो है नहीं। तब इसके बावजूद लोग अगर नहीं गए अगर बूथ पर, तो इसको क्या माना जाए? इसको तो निश्चित तौर पर यही मानना चाहिए ना कि ये जो लोग जिन्होंने ये पूरा तंत्र खड़ा किया है। मैं तो आपको बताऊंगा कि मैं अपने मतलब बिहार के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है मेरी, अपने गांव और इसके इलाके में, उन्होंने 25-25 हजार रुपया दे करके 3 महीना पहले ही लोग ये किए थे, रिक्रूट कर लिए थे, जो लोगों को फोन कर रहे थे, लोगों का लिस्ट बना रहे थे, पता कर रहे थे कि कौन मुखिया के पास कितना वोट, वो कितनी संख्या में वोट वो हासिल कर सकता, जमा कर सकता है। ये सारा तंत्र जो पैसे पर आधारित था, जो मैन पावर पर आधारित था, जिसके साथ कि पूरा तंत्र था, मतलब ब्यूरोक्रेसी थी, साथ में चुनाव आयोग था, उसके बाद बाकी ऊपर के लेवल पर आप जानते हैं कि ईडी जा रहा है, सीबीआई जा रहा है, गिरफ्तार कर रहा है लोगों को। इस सब के बावजूद अगर लोग नहीं आए तो इसको क्या मानेंगे? निश्चित तौर पर मानेंगे कि फेल रहा वो जो पूरा तंत्र था, जो कि जिसको कि बूथ मैनेजमेंट, आपको याद होगा कि कितनी बहस और कितना कुछ लिखा गया होगा कि पन्ना प्रमुख, अरे पन्ना प्रमुख था तो वो गया कहाँ नदारद हो गया? उसका पन्ना प्रमुख जो है, वोटिंग परसेंटेज इतना लो कैसे हो गया? पन्ना प्रमुख क्या झक मार रहा था? और मैंने आपको बताया कि पन्ना प्रमुख के लिए पैसे भी दिए थे इन्होंने, लेकिन लोग नहीं आए। तो पहला तो ये है कि वोट किसको गया नहीं गया, इस पर मैं ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जो मशीनरी थी वोट जमा करने की जो मशीनरी थी, लोगों को खड़े करने की, लाने की, पैसा, गाड़ी, वाहन, सारा कुछ, और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री तक ने, जिसके कारण इंदिरा गांधी को ये मतलब उसकी छोटी सी मदद ली थी तो उनको जाना पर, मतलब उनका क्या हुआ आपको पता ही है, उस किस्से को नहीं दोहराऊंगा। ये सब के बावजूद लोग अगर नहीं आए, इसको क्या मानेगा? महाराष्ट्र स्पेसिफिकली 2-3 पॉइंट में कहूंगा स्टेट वाइज। अभी महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पोलिंग होना चाहिए था, इसलिए कि इन्होंने जो भी एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर था, जो बना हुआ राजनीति बनी हुई जमी हुई राजनीति थी, वो सबको तहस नहस कर दिया था। एक नई राजनीति खड़ी की, हर पार्टी को तोड़ दिया, हर फैमिली को तोड़ दिया, और हर मतलब जिसको आप कहते हैं डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, मतलब नीचे से ऊपर तक डिवाइड कर दिया सोसाइटी को।
वहां लोग नहीं, इसको लोगों ने स्वीकार किया, लोग नहीं गए मतदान करने, एकदम इसको रिजेक्ट कर दिया। जो मॉडल ये बनाया था कि एकनाथ शिंदे को वहां से ले आओ, ईडी से के दबाव से और लोगों को ले आके जमा करके एक सरकार बना दो, फिर अजीत पवार के पीछे लग जाओ, उसको पकड़ के ले आओ, और उसके बाद बताओ कि मोदी जी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है। लोगों ने नहीं माना, लोग नहीं गए मतदान करने जी। ये एक उसके बिहार में भी उन्होंने नीतीश कुमार, जो कि अभी भी मैं मानता हूं बाकी लोग इससे मतलब इत्तेफाकी रख सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी सबसे मतलब बड़े नेता है बिहार के, चाहे वो उनका अभी कितनी भी पोजीशन कम हो गई होगी, उनके मुकाबले अभी लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तेजस्वी काफी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अभी भी सर्वमान्य जो जिसको कहता है, जिसको हर एक सेक्शन में अभी भी नीतीश की ताकत है, वो उनको आप ले आए पकड़ करके, पूरा बदल दिया है इस सिनेरियो। और उसके बाद रोज जंगल राज, लालू प्रसाद का परिवारवाद, क्या क्या आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। और ऐसा ही है यहाँ उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर राज, योगी जी का कमाल की आप लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है कि इसके जो मतलब दो लोग जो हैं जनप्रतिनिधि रह चुके, इतने बड़े नेता थे, आपके साथ जेल में थे, वो भले माफिया रहे हों, लेकिन आप तो उसकी रक्षा नहीं कर पाए, कैमरे के सामने उन दोनों को लुढ़का दिया। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर है। और ये जो है सो पीठाधीश्वर जो है वो बैठ करके वो कितना मतलब जहर उगलते हैं ये माइनॉरिटी के खिलाफ, और बुलडोजर को सिंबल बनाया, लेकिन लोग नहीं निकले। ये तीनों स्टेट के अगर आप देख लें तो जो इनका एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी था गुजरात के बाद, गुजरात मॉडल, एक डिवाइडेड सोसाइटी, एक कॉमनल हेट्रेड वाली सोसाइटी बनाने का, वो मॉडल नहीं एक्सेप्ट किया लोगों ने, उनको ड्राइव नहीं कर पाया, उनको वो प्रेरित नहीं कर पाया वहां जाने में। अब वो कितना वोट इनको डाला, और निश्चित तौर पर ये आप जान लीजिए कि ये बात नीचे तक चली गई है कि संविधान बदलने वाले हैं, चाहे वो कितना उस पर ये करें, मतलब दीपापोती करें, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। लोग नीचे तक, लोगों को डर लग रहा है, और लोगों को लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि लगातार आप जिस तरह से कर रहे हैं वो उनको मिल रहा है। तो इसीलिए वहां देखें परसेंटेज। एक चीज मैं जो आज कहना चाहता था कि जो आप देखेंगे कि जो इलाके बंगाल, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, उसमें मैसिव पोलिंग जैसे पहले होता था वैसा होता था। इसका मतलब इंडियन स्टेट मतलब इंडिया जो है एज ए डेमोक्रेसी, उसमें वो ज्यादा भागीदारी चाहते हैं, और बढ़ चढ़ के उन्होंने पोलिंग किया, और ये इसके खिलाफ है। मतलब ये जो निजाम है सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है जो आप कह रहे हैं। देखिए ये तीन स्टेट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 53.08% की पोलिंग 5 बजे तक। अच्छा, इसके बाद आप आइए महाराष्ट्र, 53 यानी 53.71%। ये महाराष्ट्र हो गया। मतलब 53-54 के बीच में महाराष्ट्र है, 53-54 के बीच में उत्तर प्रदेश है, 54 भी नहीं, 53.08, मतलब 53 से थोड़ा सा ऊपर। और बिहार जो है वो है 54.05 यानी 53-54। इसमें एक राज्य और है, उस राज्य को भी जोड़ लेते हैं, वह है थोड़ा सा स्लाइटली अपर पार्ट, वो है मध्य प्रदेश, 55.29। अब आप देखिए जरा इस ट्रेंड को समझिए। इसके बाद एक राज्य और इसमें पकड़ लेते हैं, वो है राजस्थान, 59.92, 60%। राजस्थान को किनारे करते हैं, 60 वाले में चला गया, इसको किनारे करते हैं। लेकिन ये जो 4 हिंदी भाषी राज्य हैं, इन 4 हिंदी भाषी राज्यों में रुझान कम क्यों है, ये सोचने समझने की जरूरत है। इस चर्चा में हमारे 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, सुधीजन हैं। दोस्तों आप बने रहिए। ये जो 4 स्टेट हैं, बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और एक राज्य और जोड़ लिया हमने, वो राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक और मजेदार चीज है कि इस बार हाई प्रोफाइल है ये मध्य प्रदेश का ये चुनाव। इसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इसी में शिवराज सिंह चौहान भी हैं, ये सब इसी में हैं, और इसी में दिग्विजय सिंह भी हैं। तो 3 हाई प्रोफाइल मैच यहां चल रहा है मध्य प्रदेश में।
दिग्विजय सिंह आज ही उनका भी था, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से आज ही उनका था, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान उनका भी आज ही। ये तीन उसके बाद 55% से ऊपर नहीं जा पाए हैं 5 बजे तक। आखिर क्यों? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और इधर देखें तो मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य। अच्छा, पूर्वोत्तर के राज्यों का बहुत बढ़िया यहां जिक्र कर रहे थे अनिल सिन्हा साहब। पूर्वोत्तर के राज्यों में ये तमाम राज्य 70 से ऊपर, 75 से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा इधर मध्य प्रदेश से निकला हुआ एक छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़, जहां से हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, वहां बम्पर पोलिंग हुई है। और आज बम्पर पोलिंग के साथ साथ जो आज तस्वीरें आई हैं और जिसको भूपेश बघेल ने शेयर किया है, वो डरावनी तस्वीरें हैं, क्योंकि भूपेश बघेल तक को अगर कहीं नहीं जाने दिया जा रहा। भाजपा के गुंडे पीट रहे हैं, लिख रहे हैं, चूंकि गुंडा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसी शब्द उन्हीं से उधार लेके बोल रहा हूं। तो भाजपा के गुंडे अगर उनको कांग्रेस के लोगों को पिटाई कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, तो क्या है ये? गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? 72% छत्तीसगढ़ में है, 72%, 72.51, 5 बजे तक ये पोलिंग छत्तीसगढ़ की है। और उस एरिया में, जिस एरिया को कभी नक्सल प्रभावित एरिया कहा जाता था, राजनांदगांव का एरिया, आप जानते होंगे, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी, जयशंकर जी भी, अनिल सिन्हा साहब वहां रहे ही हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं उस एरिया को। और ये एरिया गढ़चिरौली से सटा हुआ, उधर महाराष्ट्र से लगा हुआ, नक्सल प्रभावित, वहां से इधर आते थे डोंगरगढ़ होते हुए। हालांकि अब वो साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी जहां पहले 5 बजे तक ही, 4 बजे तक ही पोलिंग होती थी, लेकिन यहां भी अब देखिए कि वहां अगर 72-73% लोग हैं, लेकिन ये जो 4 हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, यहां क्यों नहीं है? यहां क्यों 53-54% में आखिर मामला अटक गया है? इस बात को समझने की जरूरत है। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, कैसे आप देखते हैं ये? इसको अगर हम समझ गए तो ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है वो और आसान हो जाएगा समझना। इसलिए आप लोगों के जरिए समझना चाहता हूं। जो बात जयशंकर जी ने शुरुआत में रखी है, जो बात हमारे साथी राहुल लाल जी ने शुरुआत में रखी है, उसी बात को मैं, मैथमेटिक्स के आंसर हमारे सामने हैं, उसको अब धीरे से नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं और क्वेश्चन की तरफ आना चाहता हूं। मैं थोड़ा इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं, इसलिए मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। तो आंसर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश इसलिए है प्रशांत टंडन जी, क्योंकि यहां समझें और क्लियर कर लें कि यह पहला और दूसरा चुनाव जो है, दोनों फेज का चुनाव, हवाई नहीं बात कर रहे हैं हम, यहां क्लियर बात कर रहे हैं कि यहां पर इंडिया गठबंधन काफी एज ले चुका है। इसलिए भी प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, सिर्फ 3 लोकसभा की सीटों का मैं जिक्र करना चाहता हूं अभी। वो 3 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, गाजियाबाद, मथुरा और मेरठ। गाजियाबाद में इलेक्शन हुआ, 48% वोट पड़े, 48%। मथुरा, हेमा मालिनी 47.45, मेरठ अरुण गोविल 55%। ये वो जगहें हैं राजीव जी जहां पे फिल्म का ग्लैमर भी है। खुद भगवान राम का रोल कर चुके अरुण गोविल यहाँ से हैं, जो मेरठ के जन्मे हैं, हालांकि मेरठ में कभी रहे नहीं। उनके चुनाव क्षेत्र में भी अगर 55% वोट पड़ा है, हेमा मालिनी जहां से खड़ी हैं वहां कुल 47% वोट पड़ा है। गाजियाबाद जो कि बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से वीके सिंह थे, राजनाथ सिंह भी थे यहाँ से, वहां पे 48% ही वोट पड़ा है। तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ हो रहा है गड़बड़। और गौतम बुद्ध नगर जहां आप वोट डाल कर आए, वहाँ 51% वोट पड़ा है। आप जानते हैं कि वहाँ पे 2 तरीके का वोट है, जिसको कहते हैं अपार्टमेंट वाला वोट। नोएडा में अपार्टमेंट्स हैं, आप भी अपार्टमेंट में ही रहते हैं। अपार्टमेंट वाला वोट जो है बीजेपी का वोट होता है आमतौर पे, बिल्कुल। और जो अपार्टमेंट के बाहर का वोट है उसमें मिश्रित, क्योंकि वो जो अपार्टमेंट वोट है मुख्य तौर पे हिंदू अपर कास्ट होता है। अपार्टमेंट के बाहर का वोट जो है वो मिक्स पॉपुलेशन है और वो दूसरे लोगों का होता है। इन 3-4 सीटों से लगता है कि कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं हो रहा है।
अब आप देखिए कि अगर इतनी कम्युनल पिच में और इस बात का बार बार जिक्र करना कि हम राम को लाने वाले हैं, हमने राम मंदिर बनाया, और जिसने राम का रोल किया टीवी सीरियल में उसको 55% वोट पड़ा है, मतलब उसके कंस्टिट्यूंसी में 55% वोट पड़ा है। इसका मतलब है कि लोगों में उत्साह नहीं है। जी। और यही हिंदी बेल्ट की पूरी कहानी है, जो इन 3 सीट की कहानी है, मेरठ, गाजियाबाद और मथुरा की। यही हिंदी बेल्ट की कहानी है कि बहुत एक्सट्रीम कम्युनल पिच, सांप्रदायिक पिच प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मुसलमानों को घुसपैठिए कह देना, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे तमाम आरोप लगाना, ये कहना कि मंगलसूत्र बेच देंगे, आपका हड़प लेंगे, इन सब के बाद भी अगर मतदाता बाहर नहीं निकला है तो ये शुभ संकेत नहीं है। दूसरा एक और फैक्टर राजीव जी, कभी कभी ज्यादा होशियारी में भी जो है वो नुकसान होता है। शायद ये होशियारी की गई होगी कि उत्तर भारत में जी फ्राइडे के दिन जुमे की नमाज जब होती है तब मतदान करवाया जाए, ताकि इससे मुस्लिम मतदाता जो है प्रभावित होगा, क्योंकि वो जुमे की नमाज में बिजी हो जाता है दोपहर में। हो रहा है उल्टा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की छुट्टी मिल जा रही है। जहां मतदान होता है वहां छुट्टी होती है, तो 3 दिन की छुट्टी में तो लोग निकल जाते हैं घूमने घामने। तो जो मिडिल क्लास है, जो बीजेपी का सबसे बड़ा मतदाता है मिडिल क्लास, उसको तो आपने गिफ्ट कर दिया 3 दिन की छुट्टी, वो भी इस गर्मी में, वो भी जब जब बच्चों की भी छुट्टियां हैं। तो इससे बढ़िया अवसर क्या होगा बाहर निकलने का। तो बहुत, इसलिए आप देखिएगा कि जो शहरी इलाके हैं उनमें मतदान बहुत कम हो रहा है। यानी जो गौतम बुद्ध नगर का आप देखिएगा जो 51% मतदान है, उसमें शहरी प्रतिशत तो 45 या 48 ही होगा, कम से कम 4-5% कम होगा रूरल से। तो ये इसीलिए हो रहा है कि लोग निकल जा रहे हैं, उनको छुट्टियां मिल गई, एक्सटेंडेड हॉलीडे मिल गया। और तीसरी बात की देखिए, जो संविधान बचाने वाला जो मैसेज है वो बड़ा डीप रूटेड चला गया है नीचे तक। हम लोगों ने जब पॉडकास्ट किया था राजीव जी, आपको याद होगा, तो हम लोगों ने पहले चरण के बाद ही ये कह दिया था उस पॉडकास्ट में कि अब 400 पार का नारा मोदी जी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। और आप देखिए कि वो बात अब सच साबित हो रही है। उसको अब राजनीतिक लोग भी अब ये कह रहे हैं, क्योंकि ये 400 पार का नारा ही बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया। उसी से ये मैसेज गया कि ये आरक्षण को खत्म करेंगे। और ये मैसेज किसने फैलाया? ये मैसेज तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिनकी बात अमित शाह करते हैं कि हमारे पास इतने लाख व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा सेखी में, ज़्यादा उत्साह में ये तमाम मैसेज गए कि अब तो आरक्षण खत्म होगा, अब तो 400 सीटें आ रही हैं। और उससे ये मैसेज डाउन द लाइन चला गया। तो ये 3-4 फैक्टर हैं राजीव जी कि ये मतदान जो कम हुआ है, और ये मतदान जो कम हुआ है ये किस प्रकार के रुझान जो है दे रहा है। राजस्थान में जो आज चुनाव हुआ है, पिछली बार राजस्थान में चुनाव हुआ था, वहां बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि वो जाट बाहुल एरिया था। आज बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में चुनाव हुआ है। अगर यहां से भी खबरें आ रही हैं कि वोट कम पड़ा है, यहां से भी खबरें आ रही हैं कि ओम बिरला की सीट भी फंसती हुई दिखाई दे रही है कोटा से, तो फिर ये बहुत बुरी खबर होगी। फिर बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि फिर वो, ये मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट फेज में ट्रेंड था उससे ज़्यादा ये ट्रेंड रहा। और अब आगे देखते हैं कि मोदी साहब के भाषणों से हमको एग्जिट पोल मिलेगा। जी
मोदी साहब के भाषणों से एग्जिट पोल मिलेगा, और क्या पहले फेज के बाद जो मोदी साहब का भाषण था उससे पहले फेज का एग्जिट पोल मिल गया था? अगर मिल गया है और उसके बाद से नरेंद्र मोदी लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए नजर आ रहे थे, रोज नए नए शब्द लेकर आ रहे थे और आज भी लेके आए। आज वो सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया। जो साथी दिन भर हमारे साथ जुड़े थे, लगभग 2 घंटे हम लोगों ने उस फैसले पर चर्चा की है, लेकिन यहां रिकैप करता हूं इस कार्यक्रम में। वो फैसला उस पर रिकैप करना इसलिए जरूरी क्योंकि हम लोग घंटों, एक नहीं कई घंटे पूरे उस बहस को सुप्रीम कोर्ट में, दरअसल ईवीएम और वीवीपैट को लेकर एक याचिका एडीआर की तरफ से, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसकी तरफ से लगाई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई हुई 2 दिनों तक, मैराथन उसमें बहस, उसके बाद तीसरा एक और भी उसमें कुछ क्वेरीज थी, कुछ प्रश्नावली, उस पर पूछताछ, और आज अचानक कल रात को पता चला कि आज इस पर फैसला आना है। 2 जजों की बेंच इस पर फैसला सुनाने के लिए जब बैठी तो यह भी खबर आई, यह आधिकारिक तौर पर नहीं है लेकिन यह खबर भी आई कि दोनों जज जो थे इसमें कुछ मामलों पर एक मत नहीं थे, लेकिन यहां एक मत इस बात पे थे कि बैलेट पेपर की तरफ नहीं जाना है। अब आगे कभी भी वोटिंग हो तो बैलेट पेपर से ना हो, इसमें कुछ सुधार हो। दूसरा, 100% वीवीपैट की काउंटिंग ना हो, यह भी था उसमें। और तीसरा कि ये जो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो हम किसी के हाथ में नहीं देंगे। ये 3 बातें थी, तीनों बातों को खारिज कर दिया गया, यानी कि ये जो डिमांड आपकी है इसको, लेकिन इसमें कुछ सुधार की बात हुई। जो सुधार हैं उन सुधारों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि ईवीएम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस ईवीएम में जो सिंबल अपलोड करते हैं, तो सिंबल अपलोडिंग के लिए जो मशीन है उस मशीन को सील बंद कंटेनर में रखना होगा चुनाव का परिणाम यानी रिजल्ट आने के 45 दिन बाद तक। और जिस दिन इस पर आप सिंबल अपलोड करते, सिंबल लोडिंग मशीन यूनिट, SLU, सिंबल लोडिंग यूनिट, इसको जिस दिन उसमें रखते हैं उसी दिन जितने भी उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार इस पर साइन करेंगे, सील बंद करते समय मोहर लगाएंगे, और जब ये ओपन होगा तब भी वहां पे उम्मीदवार रहेंगे, वो साइन करके और फिर उनके सामने ये खोला जाएगा। चलिए यहां तक तो एक बात तो ये आ गई जो डायरेक्टिव दिया गया। दूसरी बात ये आई कि अगर किसी को भी शंका आशंका है उम्मीदवार को, उसमें भी उम्मीदवार नंबर 2, उम्मीदवार नंबर 3, यानी जो जीत गया वो नहीं, विजेता क्लेम नहीं कर सकता। विजेता के अलावा जो उप विजेता है, यहां विजेता उप विजेता नहीं होता, यहां पे हार, और 2nd नंबर पे हार जिसकी हुई है, 3rd नंबर पे हार जिसकी हुई है, ये दोनों क्लेम कर सकते हैं 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर ये दोनों क्लेम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ पैसा जमा करना होगा, और अगर आपका क्लेम सही पाया गया तो वो पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन क्या होगा यहां पे? होगा ये कि वहां आप हर संसदीय क्षेत्र के, हर विधानसभा के 5-5% जो ईवीएम है उसकी काउंटिंग होगी। हर विधानसभा के 5-5% की काउंटिंग आप करवा सकते हैं 7 दिनों के भीतर, आप ये क्लेम ठोक के, दावा ठोक के। तीसरी बात जो एक सलाह दी गई इलेक्शन कमीशन को कि एक बार कोड यहां पे लाया जाए, यानी और वो बार कोड उम्मीदवारों को अलॉट किया जाए, और इस बार कोड की काउंटिंग कैसे की जाएगी ताकि ये चुनाव और भी निष्पक्षता की ओर बढ़ पाए, इस पर फोकस करें। ये कुछ डायरेक्टिव्स हैं। इस डायरेक्टिव्स के अलावा जो ईवीएम है, वीवीपैट है, और जो कंट्रोल यूनिट है जो दोनों को जोड़ती है, ये तीनों चीजें एक साथ एक स्ट्रांग रूम में 45 दिन तक रिजल्ट आने के बाद रखा जाएगा, सील बंद करके। अभी तक ये होता था कि वो रखा हुआ है, सील बंद नहीं है। 45 दिन के बाद उसके जो डेटा है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था। 46वें दिन इसको आप डेटा को अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो वहां पे ये तमाम उम्मीदवार वहां होने चाहिए। ये सब है, उसमें डायरेक्टिव्स हैं। तो एक सुधार की प्रक्रिया, ये यहां इसलिए बता रहा हूं कि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा था मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में, पश्चिम बंगाल में, इन जगहों पे जब आज भाषण दिया है तो उस भाषण में उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के लोगों को तमाचा मारा है, क्योंकि विपक्षी दल
चाहते थे कि फिर से बैलेट पेपर से चुनाव हो और वो जैसे लूटते थे, बूथ लूटिंग होती थी, वो फिर से करना शुरू करें। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में आज एक नई बात थी, ये यहां रखना चाहता था, और क्या कुछ हुआ है उसमें वो आप तक हम पहुंचाना चाहते थे। कोर्ट से यहां दो मामले और भी हैं दोस्तों, वो भी आप तक पहुंचा देता हूं। एक मामला ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ऐतिहासिक पुरुष हैं और उनके खिलाफ दो चीजें हुई हैं। एक, कल चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया, शायद ही किसी प्रधानमंत्री को किसी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया हो उनके ऐसे वक्तव्यों के आधार पे, तो एक तो ये, और दूसरा उनके नाम से एक केस लगा हुआ है, दायर किया गया है, एक याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में, उस पर आज सुनवाई होनी थी और उस पर सुनवाई आज टल गई क्योंकि जज साहब आज छुट्टी पे चले गए थे। अब सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। एक मामला और आया है कोर्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव खेड़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हु कैन विन किताब से वो काफी पॉपुलर हुए थे। यू कैन विन, शायद यू कैन विन, आप जीत सकते हैं। यंग एज में जो बच्चे थे, छोटे होंगे, वो नहीं जानते होंगे, वो जीत का फॉर्मूला उस किताब में है। हालांकि चुनाव लड़ने गए, वो हार गए, खुद नहीं जीत पाए, लेकिन फॉर्मूला देते रहे। वो उन्होंने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और उस याचिका में सूरत का जिक्र है, उसी सूरत का जहां एक तरफा जीत घोषित कर दी गई है बीजेपी के प्रत्याशी की। वो सांसद, उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया। उस याचिका में मजेदार तथ्य यह है कि नोटा बटन अगर दबाया जाता है और प्रत्याशियों के वोट से ज्यादा होता है तो वहां पर पुनर्मतदान की व्यवस्था की जाए, यह याचिका है। और उसमें एग्जाम्पल दिया गया है सूरत का, यानी सूरत का मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, नाक ऐसे नहीं पकड़ के घुमा के पकड़ा गया है, लेकिन सूरत का मामला पहुंच चुका है। और 3 जजेज हैं उसमें, सीजेआई जिनसे बहुत भरोसा यह देश अब कर रहा है, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं, पारदीवाला हैं और जस्टिस मनोज मिश्रा हैं। ये 3 जजेज हैं और तीनों जजों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही ईमानदार जज हैं। इनके पास है तो यह मानिए कि अब ईवीएम का मामला और वीवीपैट का मामला भी आएगा, वो खत्म नहीं होगा, वो भी आएगा, सूरत का मामला भी आएगा। और इसी बेंच के पास चंडीगढ़ का मामला भी था। तो चूंकि चुनाव का वक्त है, पारदर्शिता चाहिए, और हम बात अभी कर रहे हैं कि आखिर कम लोग निकल के आ रहे हैं तो किस दिशा में जा रहे हैं। कम निकल के आए वोट, और जो आए निकल के, वो वोट देके गए हैं समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन के दलों को। और कल रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में अगर वो बीजेपी की जीत होती है तो यहां पर हाय तौबा तो मचाएंगे सब। इसीलिए इस चुनाव सुधार की बात करना और वो जिक्र करना यहां जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाना चाहते थे। अब आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, दिन भर के घटनाक्रम में बहुत सारी चीजें, लेकिन इन सब में जरा फिर से आना चाहता हूं। आखिर छत्तीसगढ़ में 73% के लगभग पोलिंग, और शुरुआत में इतनी पोलिंग नहीं थी, 60% 62% तक, लेकिन ये 5 बजे तक 70% से ज्यादा, 73% के लगभग। आखिर क्या कारण हो सकता है, जरा ये आपसे समझूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप हैं, थोड़ा सा ये आपका क्या अनुमान है, अनुमान के आधार पे ही बता सकते हैं आप। दूसरी चीज, क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश पर सबकी जिसकी निगाहें टिकी हुई हैं, और कल एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, उत्तर प्रदेश को लेकर, अमेठी और रायबरेली को लेकर कल सीईसी की बैठक है कांग्रेस की, और कल रात तक या परसों तक फैसला हो जाएगा कि अमेठी और रायबरेली से कौन उम्मीदवार होगा। तो ये उत्तर प्रदेश का जिक्र आया तो ये खबर भी आप तक पहुंचा दूं। अब यहां पे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, मतदान सबसे कम, बिहार पर निगाहें टिकी हुई हैं, मतदान कम, महाराष्ट्र पर निगाहें टिकी हुई हैं, मतदान कम। क्या इन जगहों पे, जैसे महाराष्ट्र में 2 फाड़ 3 फाड़ कर दिया गया, 2 पार्टियों में 2-2 फाड़ किया गया, बिहार में पलटू राम पलटू चाचा ये जो हैं इधर उधर उस चक्कर में, जो अनुमान है मैं आप तक रख रहा हूं, आपसे उस बारे में बात चाहता हूं। और तीसरा, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसका एक बहुत ही शानदार सीट है उसकी, वो है बागपत, और बागपत सीट रालोद के पास है, राष्ट्रीय लोकदल के पास है। जयंत चौधरी आज वहां नहीं थे, जयंत चौधरी वोट डालने मथुरा गए थे, लेकिन ना मथुरा में अपने वोट प्रतिशत को बढ़ा पाए हेमा मालिनी के लिए, और न ही यहां बागपत में बढ़ा पाए। क्या ये उदाहरण इसलिए कि यहां भी वो पलटू चाचा उधर, यहां भी चौवन्नी पलट गए, वो था।
तो ये जो पलटने वाली बात है, जरा वहां तक आना चाहता हूं इस चर्चा में कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये पलटने के कारण सब कुछ है क्या? तोड़फोड़ का असर जनता पे, वोटर्स पे पड़ चुका है क्या? ये आपसे समझना चाहता हूं, जरा आप हमारे सुधीजन आप लोग बताएंगे, क्या जो तोड़फोड़ की गई महाराष्ट्र में, जो तोड़फोड़ की गई बिहार में, जो तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लाकर अपनी तरफ, उसका भी निराशाजनक यहां पर ये वोट में जो निराशा है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि जनता इन तोड़फोड़ से ऊब गई है। जहां जहां बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, चाहे आप त्रिपुरा की बात कर लीजिए या छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, यहाँ कम से कम पिछले कुछ समय से सीधे सीधे मुकाबला है। ऐसी तोड़फोड़ व्यापक नहीं हुई है जैसे जिन जगहों का आपने उल्लेख किया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पर सही बात देखिए, तानाशाह की सबसे बड़ी जो उसका सबसे बड़ा एम ये होता है किसी भी निरंकुश सरकार का कि जनता जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ऊब जाए, ये उसका सबसे बड़ा, या उससे बिल्कुल अलग हो जाए। कम से कम जहां पे अच्छी वोटिंग हुई है वहां के मतदाताओं को तो इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में क्या हो रहा है, इसके बावजूद आप वोट देने आए। वैसे छत्तीसगढ़ का मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं कि 2014 में यहाँ पे 66% के आसपास वोटिंग हुई थी और पिछले 2019 में भी 1% कम ही था इससे। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ के पूरे सारे जो पिछले जो मैं बता रहा हूँ 2014 और 2019 का आंकड़ा, वो पूरे के पूरे 11 सीटों का एवरेज है। अभी यहाँ पे 7 सीटों का बचा हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में शायद बढ़ना चाहिए। ये एक स्थानीय कारण ये हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो निर्वाचन अधिकारी है उनका नाम है रीना बाबा साहेब कांगले। ये बहुत अच्छी निर्वाचन अधिकारी मानी गई है। पिछले समय जब 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो इन तीनों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस के नाम से उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। उन्होंने मतदान बढ़ाने के लिए बहुत व्यापक एफर्ट किए हैं। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि पूरे ऊपर से केंद्र सरकार से ही पूरे देश के कलेक्टर्स को आदेश था कि किसी भी हालत में आपको मतदान है 5 से 7-8% बढ़ाना है, क्योंकि बीजेपी सरकार को यह आशंका है कि नए वोटर अगर हमारे साथ नहीं जुड़े या जो फ्लोटिंग वोटर्स हमारे साथ नहीं जुड़े तो हारने का खतरा है। मैंने छत्तीसगढ़ में ही बहुत जिलों में ये देखा है कि बहुत बड़े बड़े कलेक्टर्स की ओर से एक तरह से जन जागरूकता 100% मतदान के कैंपेन चलाए गए हैं। यहाँ भी हो रहा है। मैं जहाँ पे रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, जिस जिले में, बहुत छोटा सा जिला है, यहाँ भी परसों यहाँ के स्टेडियम में बहुत व्यापक एक काफी बड़ा सम्मेलन हुआ। वहां तमाम शिक्षा कर्मियों, जितने सरकारी अधिकारी थे, जो लोग चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उन सबको किसी ने मुझे बताया कि ये ऊपर से ही आदेश है कि पूरे देश में मतदान का प्रतिशत है बढ़ाने की कोशिश की जाए। अब अगर इसके बाद भी जो आप जिसको हम की स्टेट्स बोल रहे थे, हम शुरू से इन राज्यों पे नजर रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जो मुख्य फर्क जो पैदा करने जा रहे हैं जो राज्य, उनमें ये राज्य है। फिर भी वहां पर अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि लोग जो है इस तोड़फोड़ से ऊब गए हैं। हालांकि ये अगर जनता की ये प्रवृत्ति है, ये मानसिकता है, तो ये भी बड़ी खतरनाक है। आपको चाहे विरोध में वोट देना है, चाहे समर्थन में वोट देना है, असली बात यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि मतदान का जो परसेंट है वो सतत बढ़ते रहना चाहिए। अब जैसे जैसे आगे के कुछ और चक्र बढ़ेंगे तो हमें और क्लियर होगा कि क्या यही ट्रेंड वहां पर महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में रहता है, क्या वहां पे लो वोटिंग होती है। अगर लो वोटिंग होती है तो ये देखना होगा कि उसका फायदा किसे मिलेगा। अभी से प्रिज्यूम करना स्टेप थोड़ा सा उतना बहुत ठीक नहीं रहेगा राजीव जी, क्योंकि अभी बहुत कम सीटों पे मतदान हुआ है। आगे आने वाले समय में हम देख पाएंगे, इसको ओवरऑल जज करना पड़ेगा कि 2-3 चक्र और निकल जाए तो उसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि जैसे कुछ नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, तो ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने लोगों को मोबिलाइज करने वाला एक बहुत बड़ा काडर रखती है। अगर उन्होंने पर्याप्त नहीं किया है लोगों को मोबिलाइज और मतदान केंद्रों तक नहीं लेके आए हैं, तो इसका फेल्योर जो है वो प्रथम दृष्टया कम से कम पहली नजर में यही लग रहा है कि आरएसएस जो उनकी रीढ़ है, जो लोगों को घरों से निकाल के मतदान केंद्रों तक पहुंचाती है, क्या वो असफल हो गई। मैं कोई जजमेंटल नहीं हो रहा हूं यहाँ पे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है
कि आरएसएस के लोग भी बहुत ज्यादा इसको लेके उत्साहित वैसे नहीं थे जैसे 2019 में थे, 2014 में भी थे, वैसे उत्साहित हमको कम से कम इस समय नहीं नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है, अगर ये हमारा प्रिजम्पशन पूर्वानुमान ठीक है कि आरएसएस के लोग अगर सक्रिय नहीं हुए हैं, मोबिलाइज नहीं हुए और उन्होंने लोगों को मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचाया है, तो इसका मतलब है कि मोदी साहब जो है वो मतदान केंद्रों पर तो खतरा महसूस तो कर ही रहे हैं, संगठन के भीतर भी उनके लिए खतरा अब शुरू हो गया है कि क्या आरएसएस के लोग, बीजेपी का बिल्कुल ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है, अगर वो सक्रिय नहीं हुआ है, वरना गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, ये हमेशा सक्रिय रहते हैं, किसी न किसी तरीके से लोगों को इकट्ठा करके मतदान केंद्रों तक पहुंचा ही देते हैं। लो वोटिंग अगर यहाँ पे हुई है तो शायद खतरा हो सकता है। दूसरी एक और बात, अंतिम बात करके मैं खत्म करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को एक बात ये लग रही है कि मोदी साहब जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से जो इनका जो नया रूप आया है, जो केवल नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कितना काम किया जाए, ये भी शायद उनके जहन में ये बात भी आ रही होगी। आदेश तो हालांकि आदेश होता है उनके यहाँ, और अगर आरएसएस ने हाथ खींच लिए हैं तो ये मोदी साहब के लिए चुनाव के पहले भी खतरा है और चुनाव के बाद भी खतरा है। और एक और बात कर दूं कि इन्होंने जो तमाचे वाली बात कही है, इसका मतलब है जो मोदी साहब ने कहा है कि तमाचा है, कायदे से किसी भी प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ये तमाचा था तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आया जो ये था निर्णय था, क्या वो तमाचा नहीं था? कायदे से इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी प्रधानमंत्री को, उसको एक शालीनता के साथ एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। इसमें न तो उनको कोई बहुत ही ज्यादा अहंकार होना चाहिए, न कभी वो मान लो ऐसा हुआ कि उनके खिलाफ कोई एक निर्णय जाता है तो उसको भी विनम्रता से उन्हें स्वीकार करना चाहिए, कहना चाहिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे खिलाफ ऐसा इलेक्ट्रल बॉन्ड को किया है तो ये हम इसको वापस ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाषा में जो गिरावट हम पिछले कुछ समय से दर्ज होती देख रहे थे मोदी जी की, वो बरकरार है। राजीव जी। जी, भाषा में दर्ज जो गिरावट वो बरकरार है, और वो हम अभी आने वाले समय में, अभी शायद हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि अब आगे कल से हम लोग देखेंगे कि और क्या कुछ होता है, कैसे भाषण देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 400 पार का नारा उन्होंने बंद कर दिया पहले फेज के बाद से, और अब दूसरा फेज इसके बाद से क्या क्या बंद करने जा रहे हैं ये देखेंगे, और कुछ नए शब्दों को लेके आ रहे हैं ये भी देखा जाएगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे आपके जरिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इधर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और फिर उधर अमरोहा, ये सारी सीटें जो हैं, और पिछली दफा इन 8 में से 7 सीटें थी बीजेपी के पास। फर्स्ट फेज में तो चलिए 8 में से 3 सीटें ही थी फर्स्ट फेज में, लेकिन दूसरे इस फेज में आज जो है इसमें से 7 सीटें थी। क्या कुछ अब नजर आ रहा है, और क्यों नजर आ रहा है ऐसा? क्या जयंत चौधरी को लेकर आना भी बीजेपी के लिए काम नहीं किया, यहां फायदेमंद नहीं रहा? किसानों का, जाटों का, क्षत्रियों का, मुसलमानों का, इन लोगों का क्या रुख रहा है, जरा सब कुछ बताइए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही है। इस बीच एक खबर और दे दूं कि शायद आवाज आप लोगों को आ रही होगी बिजली कड़कने की। तो दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त मौसम चेंज हो गया है, जबरदस्त बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, तेज आंधी थोड़ी देर पहले, और हमारे कई साथी प्रशांत टंडन जी, जयशंकर जी, राहुल लाल जी, अमलेंदु जी सब दिल्ली एनसीआर के हैं, और देख रहे होंगे एक अलग मौसम बदल चुका है। मौसम दिल्ली का ये सियासी मौसम उसी दिन क्यों बदलता है जिस दिन चुनाव होते हैं, या जिस दिन बिल्कुल गहमा गहमी रहता है। जयशंकर जी, जब तक अमलेंदु जी का कनेक्शन ठीक हो, जयशंकर जी आपसे समझना चाहता हूं, सियासत को हम सब से, यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं, हम सबसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आपने चुनाव लड़वाया है इस हिसाब से भी, और 77 से लेकर अभी तक बहुत नजदीक से, आप 1977 से अभी तक बहुत नजदीक से चुनाव को देख रहे हैं। ये मौसम क्यों बदलता है जयशंकर जी, आज क्यों बदल गया मौसम? अब आप देखिए, प्रधानमंत्री के स्तर पे कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को
विपक्ष के गाल पर तमाचा बताता है, तो इससे बड़ी नासमझी और उसके आगे का शब्द नहीं कहना चाहता हूं। इससे आगे क्या कह सकते हैं? उस आदमी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी समझ नहीं है। भाई जो विधिवेत्ता है, संविधान के जानकार है, न्याय प्रक्रिया के जानकार है, उनकी बात छोड़ दीजिए। हमारे जैसे अदना लोगों को भी यह मालूम था कि यही फैसला होने वाला है, क्योंकि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, एक चरण का मतदान संपन्न हो गया, दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, उस पर कोई कैसे कह सकता है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाएगा? ये तो असंभव जैसी बात होगी ना। तो पूरा का पूरा एकदम ढांचा बदल जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं कही है। दूसरा ये कि वीवीपैट को लेकर के या जो सिंबल को लेकर के जो बात हुई है, इसी तमाम बातें जो चुनाव आयोग पे जो कटाक्ष रहे उसके कि भाई आप क्या करते हैं। चुनाव आयोग ने दूसरा ये भी कर दिया था, भाई जब पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि वीवीपैट से ईवीएम का वोटों का अगर मिलान करना होगा तो कितना समय लगेगा, उन्होंने 12-15 दिन की बात कर दी। सबको मालूम है कि 16 जून तक 17वीं लोकसभा का मियाद है, उसके बाद नहीं। उसके पहले ही जो है नई सरकार और नई संसद, नई लोकसभा का गठन हो जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, अगर 12 दिन और लग जाएगा तो फिर तो बात ही नहीं हो पाएगी, लोकसभा नहीं गठित हो पाएगी। इस सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले भी कहा था, जब इस पर पहले भी जब चर्चा हो रही थी तब भी हमने कहा था कि देखिए फैसला तो लगभग इसी तरह का होगा कि हम वीवीपैट के सारे मतों की मिलान नहीं कर सकते हैं और ईवीएम पे चुनाव अभी तो होना ही होगा, क्योंकि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, मतदान का एक चरण बीत गया तो फिर दूसरा नहीं होगा। दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे, अमरेंदु से भी पूछ रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश बिहार के इलाकों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें आप, 2 बातों पे लोगों को, खास तबके के लोगों को पूरा यकीन हो गया है। एक ये कि अगर मोदी जी की सरकार बड़े बहुमत से बन गई तो संविधान बदल जाएगा, एक बात। दूसरा, जो भाजपा में एक खास तबके के लोग हैं उनके अंदर ये मैसेज कन्वे हो गया है कि अगर इस बार मोदी जी बड़े बहुमत से सरकार बना के आते हैं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये बात भी बहुत फैल गई। तो जो राजपूतों में जो क्षत्रिय मतदाता हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, राजपूत 2 तरह के होते हैं, एक तो जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, दूसरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोधा लोग हैं वो भी अपने को राजपूत लिखते हैं, राजपूत, लोधा राजपूत कहते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्षत्रिय राजपूतों की बात कर रहा हूं मैं। इनके अंदर ये मैसेज कन्वे हो गया कि भाई आदित्यनाथ को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अपने लिए चुनौती मानते हैं, उसमें वो चुनौती पैदा कर सकते हैं। तो एक तो राजपूतों के खिलाफ माहौल पूरा का पूरा बना ही हुआ था जी। उनकी नाराजगी थी, चाहे गुजरात में जो पुरुषोत्तम रूपाला जी केंद्रीय मंत्री जी का जो भाषण हुआ, उन्होंने जो बातें कही राजपूत समाज के बारे में, क्षत्रिय समाज के बारे में, और जिस तरह से वहां एक राजपूत नेता को गिरफ्तारी करते समय उनकी पगड़ी उछाल दी गई, महिलाओं के साथ जो अभद्रता की गई, उसका रोष जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे राजस्थान में और गुजरात के क्षत्रिय समाज में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। तो ये जो इसमें कुछ लोग तो भाजपा के खिलाफ वोट करने के लिए निकल के आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम भाजपा के अंधभक्त समर्थक हैं, वो लोगों ने तय किया कि हम वोट देने जाएंगे ही नहीं। तो इसका भी एक बड़ा कारण हुआ है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मतदान की जो कमी हुई है, परसेंटेज की कमी हुई है, उसका एक कारण यह भी है, जैसे मैंने शुरू में ही जो कहा था कि एक तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ये लगा कि साहब झंडा डंडा तो हम उठाते रहे, ढोते रहे, दरी हम बिछाते रहे हैं, और हमारे जो राजनीतिक विरोधी है उनको भाजपा ला करके उम्मीदवार बना दे रही है। अब किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है कि भाई 75 साल की उम्र पार करने जा रही हेमा मालिनी को चुनाव क्यों लड़ा दिया गया। फिल्म और राजनीति दोनों के बियाबान में रहने वाले अरुण गोविल को क्यों ला करके उम्मीदवार बना दिया गया, मेरठ से क्यों उम्मीदवार बना दिया गया, जबकि उस आदमी का राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं, और उसकी तस्वीरें आने लग गई जो जान छलका रहे किसी महिला के साथ, और ये सारी चीजें आ रही हैं, और वो अपने छाती पर राम लेकर के घूम रहे हैं। मतलब हमको उस समय देखने को मिला था कि ग्रामीण इलाकों में कहा लोगों ने कि भाई आप शहर से बाहर मत निकलो, यहाँ को कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं जानने वाला है, यहाँ मत आइए आप। एक तरह का बाइकाट सा शुरू हो गया था।
इन सारी चीजों का जो लबोलुआब मिलकर के आया है, यही बन रहा है कि लोग उदासीन, इनके जो समर्थक है, इनका जो समर्थक मतदाता आधार है, वो उदासीन और उपेक्षित महसूस करते हुए घरों से निकलने को तैयार नहीं हुआ। आरएसएस का काडर का स्वयंसेवक या प्रचारक लोगों को मतदान केंद्रों तक ले जाने में इस बार उत्साहित या सक्रिय नहीं दिखाई दिए। दूसरी बात जो बात हो रही थी बार बार की साहब, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात की, बड़ी अच्छी है, बुरी है, जो भी है, आप कल्पना कर सकते हैं, एक तो अखबार, टीवी चैनल तो कुछ दिखाता नहीं, अखबारों में भी क्षण की रिपोर्ट आती है, उसमें कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन किसी दलित बच्ची के साथ, किसी ओबीसी की बच्ची के साथ या किसी सवर्ण की भी बच्ची के साथ बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं न होती हूं। आप कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। क्या हुआ उनका? वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी थे। तो कायदे से तो बुलडोजर उनके ऊपर चलना चाहिए था, जो बुलडोजर वाला न्याय है, लेकिन कहीं कुछ सुनने को नहीं मिला, कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। इस तरह की तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में आए दिन घट रही हैं। अब जो डबल इंजन की सरकार है, जैसे मैंने कहा ना कि योगी जी को हटाने की बात जो चल रही है, लोगों के दिमाग में घुस गया है कि अगर ये मोदी जी आ जाएंगे तो उनको हटा देंगे, तो नतीजा ये हो गया है कि डबल इंजन की सरकार एक तो जा रही है बलिया की तरफ और दूसरी तरफ जा रही है बागपत की तरफ। अब दोनों एक दूसरे में खींचातानी में लगे हुए, और उसका जो नतीजा हो सकता है वह सामने दिखाई दे रहा है। इसी तरह से चाहे राजस्थान का देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, हर जगह से हम तो समझ रहे थे कि मध्य प्रदेश में इनका काफी मजबूत किला है, अभी भी है, लेकिन वहां से भी जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें बहुत सकून देने वाली नहीं है, भाजपा के नेतृत्व को बहुत सकून देने वाली नहीं है। इसलिए जो है, जो माहौल ऐसा बन गया है, बन रहा है। लेकिन एक बात मैं बार बार कहना चाहता हूं, अब इसमें भी मैंने कहा था कि अपोजिशन के लोगों को भी, इंडिया अलायंस के लोगों को भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईवीएम में क्या दर्ज हुआ है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। ईवीएम का पिटारा जब खुलेगा उसमें से क्या निकलेगा ये भी किसी को मालूम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी 5 चरणों का मतदान बाकी है, जिस पर हम लोग बहुत कह रहे हैं कि मतदाता नहीं निकला, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ। हो सकता है कि आगे जाकर के मोदी जी शरणागत हो जाएंगे मोहन भागवत के पास या आरएसएस के नेतृत्व के पास कि साहब जो आप कहिएगा वही होगा, आपका एजेंडा तो हम लागू कर ही रहे हैं, लेकिन और बाकी जो बातें हैं वो भी हम करेंगे जो आप कहिएगा, लेकिन स्वयंसेवकों से, प्रचारकों से कहिए कि इस बार तो कम से कम मतदान बढ़वा दें, और ये दिखाएंगे लोगों को कि देखो जी, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक मतदाता जो है किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगा करके वोट देने निकल के आए, लेकिन हमारे लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। तो इसको हो सकता है कि आगे वाले चरणों में ये आरएसएस के लोग भी सक्रिय हो जाएं और बीजेपी के लोग भी सक्रिय हो जाएं कि भाई मरता न क्या न करता, अगर पार्टी ही हार जाएगी, सरकार नहीं रहेगी, तो जो भी बचा कुचा है वो भी नहीं रहेगा। और दूसरा ये कि तब जेल जाने की बारी इधर से शुरू हो जाएगी, तब इधर से लोग जेल जाना शुरू हो जाएंगे। तब यही ईडी जो है कहेगा कि अरे साहब आप तो बहुत, अरविंद केजरीवाल जी बहुत ईमानदार थे, आपको तो गलती में हमने दबाव में बंद कर दिया था, रुकिए रुकिए अब हम दूसरे लोगों को खोजते हैं। यही ईडी बदल जाएगी, यही इनकम टैक्स और यही सीबीआई बदल जाएगा। तो ये डर भी लोगों को सता रहा है कि कहीं ना कहीं एक मामला बन सकता है। तो फिलहाल की स्थिति राजीव जी यही है कि जो पहले चरण का जो था उसी तरह के संकेत दूसरे चरण में, बल्कि दूसरे चरण में थोड़ा ज्यादा, क्योंकि दूसरे चरण में इनका सीटें भी इनके पास ज्यादा थी। जैसे 88 में 50 सीटें इनके पास थी, इनके सहयोगी दलों के भी पास कुछ से कुछ सीटें थी, जैसे बिहार में जनता दलियों के पास रही होगी सीटें, तो इस तरह की रही है। अब उसको देखते हुए इस चरण में अगर इनके खिलाफ कोई माहौल बन रहा है तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, बशर्ते कि अपोजिशन के लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और अपने मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक, ईवीएम की मशीन तक पहुंचाना इंश्योर करें, क्योंकि चुनावी मशीनरी में लगे हुए लोग कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि कतार से बाहर करवा दें, किसी के नाम में कुछ तकनीकी गड़बड़ी दिखा दें, कहीं कुछ कर दें, या कुछ जो दबंग लोग हैं उनको उठा करके बंद कर देंगे या उनको एरिया बदल कर देंगे। इस तरह के तमाम बातें जो सुन रहा हूं मैं लोगों के अंदर से कि हो सकता है अगर इसी तरह का रहेगा तो ये भी कर सकते हैं। ये तो उसकी काट के लिए अपोजिशन को मजबूती से अपने उम्मीदवार और अपने मतदाताओं के साथ खड़ा रहना होगा, तभी जाकर के बात बन पाएगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप जिक्र कर ही रहे थे, एक बार फिर से अमलेंदु जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
मेरे पास आ रही, मेरी आ रही है? जी जी आ रही, बिल्कुल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसे देखा जाए? राजीव जी, मुझे लगता है कि यहाँ 2-3 कारण रहे हैं। एक तो जो पहला कारण जो है वो ये है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ, ये गठबंधन जमीन पे उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से इसकी जो थी वो आशा की गई थी ये काम करेगा। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने टेकन ग्रांटेड ले लिया राष्ट्रीय लोकदल को कि अब आ गए हमारे पास, अब जाएंगे कहाँ। तो ये जो आरएलडी के कार्यकर्ता थे उनके अंदर बहुत ज्यादा रोष इस बात को देखने को मिला। मैं कल ही देख रहा था राजीव जी, एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो राष्ट्रीय लोकदल के कोई प्रदेश के उपाध्यक्ष बताए जाते हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, वो अपने वीडियो में कहते हुए पाए गए कि हमको सम्मान नहीं मिल रहा है और हेमा मालिनी अगर ऐसी जीत लेंगी तो जीतने हम देख लेंगे। तो इस तरह की बात कहते हुए पाए गए। इसी तरीके से तमाम जगहों पे जो है राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता जो है उनको सम्मान नहीं मिला, और यहाँ तक कि जो जयंत चौधरी थे उनको भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए वो हल पकड़ाने की जो रस्म हुई थी तो उसको किस तरीके से उनको दूर खड़ा किया गया, तो ये एक संदेश जो था वो गया। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय लोकदल जो है उसके कार्यकर्ताओं ने उस तरीके से बीजेपी के लिए नहीं काम किया जिस तरीके से गठबंधन के लोगों को करना चाहिए था। हो सकता है राजीव जी इसके पीछे कारण ये भी रहा हो कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में मौतें हुई और वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए दोषी ठहराया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी का जाना जो है वो किसानों को नागवार गुजरा है। तो कितना उनको फायदा हुआ कितना नहीं हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर के ये समीकरण ठीक तरीके से काम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। एक तो ये संभावना है। दूसरी राजीव जी, जिस तरीके से क्षत्रिय लोगों की नाराजगी थी वो साफ तौर पर देखने को मिली है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और मजबूती के साथ क्षत्रियों ने जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, या तो उन्होंने उसको वोट दिया है कि जो बीजेपी को हराता है, या फिर जो है वो घर में जाके खामोश बैठ गए। मतलब जो वोकल थे उन्होंने हराने के लिए वोट दिया, और जो वोकल नहीं थे, जो जिनकी सिंपैथी भी थोड़ी बीजेपी साथ रही हो, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से अपने खास से सारा जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला के जरिए क्षत्रियों पर प्रहार करवाया उनकी महिलाओं को लेकर के, वो काफी अंदर तक जो वो काम करता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये एक दूसरा बड़ा कारण जो वो है। तीसरा राजीव जी, एक बड़ा कारण जो मुझको लग रहा है वो ये भी हो सकता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन था मशीनों को लेकर के, तो मशीनों के पीछे अब क्या काम हो पाएगा क्या काम नहीं हो पाएगा इसको लेकर के एक संशय बना हुआ था। और अब जो इसलिए जो बहुत सी चीजें हो सकती थी 2019 में जिस तरीके की संभावना व्यक्त की गई कि इसके पीछे मशीनों का बहुत बड़ा हाथ है, तो वो शायद काम उस तरीके से इन 2 चरणों में नहीं हो पाए, इसलिए भी ये मतदान हमको गिरा हुआ काफी कुछ लग रहा है, जो कि और कारण इसके पीछे हो सकते हैं। अब मशीनों पे जो फैसला आ गया, हालांकि उसका असर लगता है कि आगे आने वाले चरणों में भी इसको जो है साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर के राजीव जी, मसला ये है कि जो एक संदेश गया जमीन पे, वो जो संविधान को लेकर के था, वो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बूमरैंग बीजेपी के लिए कर रहा है। और ये मामला जो है वो सिर्फ किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, कि तमाम ऐसे लोग जिनकी इस डेमोक्रेसी में आस्था है उनको ये लगने लगा कि मोदी जी ने अगर ये संविधान बदलने की बात की तो ये तो फिर बीजेपी के अंदर भी किसी दूसरे को रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये भी एक जो एक तरीके से काम करते हुआ काफी कुछ दिखाई दिया है। जिन लोगों को संविधान इसलिए बचाना था कि उनको अपना आरक्षण बचाना है, उनके लिए भी एक मुद्दा बन गया। और जो ये सोचते हैं कि कुल मिलाकर के कि किसी और को भी मौका मिलना चाहिए भाजपा में भी, उनके लिए भी ये मुद्दा जो एक तरीके से काम करता हुआ दिखाई दिया है। तो बहुत सारे मुद्दे बीजेपी के लिए जो एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र दोस्तों इसलिए हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये जो अभी वाला फेज़ है इसमें 8 सीटों में से 7 सीटें भाजपा के पास 2019 में थीं, लेकिन क्या इस बार भी वही होगा? इस बार जयंत चौधरी भाजपा के साथ हैं, लेकिन क्या जयंत चौधरी के वोटर्स भी भाजपा के साथ गए हैं? क्या बागपत की सीट जो जयंत चौधरी के हाथ में है उनके खाते में दिया गया है, क्या वो सीट जयंत चौधरी निकाल पाएंगे? ये सारे सवाल हैं। राहुल लाल जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। अखिलेश यादव अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, और ये ट्वीट इसलिए क्योंकि अभी हम लोग 400 की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया। लिख रहे हैं कि जिनका नारा ही हारा वो क्या जीतेंगे, जिन्होंने अपना नारा ही छोड़ दिया जनता उनका साथ नहीं देगी। 400 पार ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि जिन्होंने अपने 400 पार का नारा छोड़ दिया उसको जनता क्या, उसका साथ क्या देगी जनता? जिनका नारा ही हारा वो क्या जीतेंगे,
ये कह रहे हैं। कासगंज में अखिलेश यादव ने आज भाषण देते हुए ये बात कही है कि जिनका नारा ही हारा वो क्या जीतेंगे, जिन्होंने अपना नारा ही छोड़ दिया जनता उनका साथ नहीं देगी। 400 पार की बात कर रहे हैं। और अभी हम लोग कह भी रहे थे, अखिलेश यादव भी शायद सुनते हैं, तो उन्होंने अपने भाषण में ये बात इसका जिक्र कर दिया कि 400 पार का नारा ये छोड़ दिया है। हम लोग इस न्यूज़ पॉइंट में बहुत ऐसी बातें करते हैं जो बाद में या पहले तो कुछ देर बाद उसकी प्रतिक्रिया नेताओं की तरफ से आती है। तो चलिए, अच्छा भी लगता है कि कुछ मुद्दे तो हम लोग भी उठा रहे हैं। राहुल लाल जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप घूम के आए हैं, अभी पहले वक्तव्य में भी आप बात कर रहे थे, मैं बार बार वहां आकर टिक क्यों जाता हूं, क्यों इस पे कुछ और बातें करना चाहता हूं, क्योंकि यहीं से उत्तर प्रदेश की 80 सीटें दिखाई देती हैं और यही अखिलेश यादव कह रहे थे कि यहाँ की हवा पूरब जाएगी, जिसको भांपने के लिए हमारे साथी जयशंकर जी अभी गए थे और भाप के आए हैं और बहुत कुछ बता चुके हैं कि क्या कुछ चल रहा है। परसों तक में पूरब की तरफ जाने वाली हवा जो है वो कितनी और गर्म होती है, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम सामने आएगा ये भी देखा जाएगा। लेकिन कैसे देखा जाए, आप कैसे देखते हैं इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को? राजीव जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर प्रथम चरण के जब चुनाव पश्चिमी यूपी में हो रहे थे तब का भी आप तापमान देख लीजिए और आज के भी तापमान देख लीजिए, पूरा दिन अलग अलग हिस्से में घूम रहा था। मौसम बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जो गर्माहट है वो किसी मतदाता को चुनाव में मतदान करने से रोक दे। तो इसलिए इसमें जो लोग भी ये व्याख्या करें कि गर्मी बहुत है, तो वो हमें लग रहा है कि गर्मी प्रथम चरण और द्वितीय चरण से ज्यादा गर्मी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में रही होगी। मैं एक उदाहरण दूंगा, बड़े लोगों को समझ में आ जाएगी। देखिए, यही जिस क्षेत्र में मैं हूं, यहीं पे 2019 और 2022 में मैंने एक ट्रेंड पाया। 2019 में एक तरह से शुरुआत के समय एक बड़े जोश खरोश के साथ जो है कि वोट हो रहे थे और वो एक पूरे लहर के साथ था जिसमें एकदम उत्साह का माहौल बना हुआ था पूरे पश्चिमी यूपी में। और गाजियाबाद में मैं था तो मैंने बिल्कुल आंखों से देखा उस दृश्य को। 2022 में हमने पाया कि साहिबाबाद क्षेत्र में 3 बजे तक वोटिंग टर्नआउट काफी कम था राजीव जी, और उस कारण से बीजेपी में अचानक से बेचैनी बढ़ी और बीजेपी के कार्यकर्ता सुपर एक्टिव हो गए। अब वो सुपर एक्टिव होकर उसके बाद अचानक से वोटिंग काफी तेजी से बढ़ा, यानी 3 बजे के बाद से, जब सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर 2 बजे तक वोटिंग नहीं हुई, काफी कम हुई और लोगों को घर से निकाल के वोटिंग करा लिया गया। लेकिन आज भी 2022 के उस स्थिति को फिर से जब मैं देखा, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से वैसा कोई प्रयास नहीं हुआ जो आज से 2 साल पहले मैंने होते हुए देखा। तो आप सोच के देखिए, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह होना चाहिए, बीजेपी के लोग जो जाने जाते हैं, जिसके तरफ हम लोग लगातार चर्चा करते हैं और बीजेपी के लोग बोलते हैं कि पन्ना प्रमुख तमाम तरह की चीजें, वो व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल ध्वस्त होती हुई दिखी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हम लोग क्षत्रिय वोटरों के नाराजगी को लेकर काफी बातचीत करते हैं और वो स्वाभाविक भी है और उनकी नाराजगी काफी हर तरफ नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा समूह जब नाराज होता है तो उसके साथ साथ दूसरे समूह भी नाराज होते हैं और उसमें सैनी समूह, उनकी भी नाराजगी पूरे के पूरे प्रथम चरण में भी दिखी, द्वितीय चरण में भी दिखी। याद हो कि बीजेपी के लोगों ने धर्मपाल सैनी को प्रथम चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के जस्ट 1 आध घंटा पहले जो है उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, यह मान के कि एक तरह से सैनी समुदाय में जो नाराजगी है उसको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन वो नाराजगी दूर नहीं हुई। त्यागी समुदाय की नाराजगी आप देखिए, तीसरी समुदाय जो कि पूरा पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा प्रभाव रख रहा है, वो भी इस समय भारतीय जनता पार्टी से जो है वो नाराज चल रहा है। तो ये जो अलग अलग कई सारे समूह हैं वो नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी के कारण भी मैं मान रहा हूं कि वोट प्रतिशत जो है वो कम है। नंबर 3, देखिए संविधान के ऊपर खतरा तो है, ये चीजें तो बिल्कुल नीचे तक गई हैं, वो एक मामला तो है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो समाज में एक निचले स्तर तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक में यह मैसेज चला जाना कि तानाशाही की व्यवस्था है, तो एक तरफ तो मैसेज गया कि तानाशाही की व्यवस्था है, लोग बाहर आके वोट कर रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जब मोदी जी ये चीज कहते हैं कि हमें तो 400 ऊपर सीट जा रहे हैं, तो 400 पार सीटों के नारे ने बीजेपी के लोगों में, जो उनके कट्टर समर्थक है, उन लोगों के भीतर एक ये भावना भी भर दी और विशेषकर शहरी क्षेत्रों में तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं। तो लोगों ने सोशल मीडिया पे काफी हल्ला हंगामा मचाया राजीव जी। लेकिन खुद जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूं, यहाँ के काफी ज्यादा लोग जो कि परसों तक पूरा लड़ाई लड़ रहे थे मोदी जी के लिए, लोगों से संघर्ष कर रहे थे, आज वो लोग शिमला और मनाली की तरफ जो है कि वो लोग निकल चुके हैं वो लोग। तो जो बात अभी यहाँ पे कही जा रही थी कि एक तरह से छुट्टी का दिन आपने शुक्रवार से लेकर पूरा लास्ट वीकेंड वाला जो मामला कर दिया,
तो शहरी क्षेत्र में उनके मतदाता यूं भी गायब हो गया, उन्हें लग गया कि मोदी जी को सारे लोग ला ही रहे हैं, हम लोग वीकेंड का लाभ ले लें। ये शहरी क्षेत्र में है, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आखिर वहां पे कैसे कम है, वहां पे वो मतदाता क्यों नहीं उत्सुक हो रहा है। इस चीज को लेकर जब मैंने कई सारे लोगों से सवाल पूछा, वहां पे भी स्थिति यही थी राजीव जी, कि उन लोगों को लग रहा था कि अगर प्रधानमंत्री ये चीज बोलते कि 272 सीटों के भी लाले पड़ रहे हैं, आप आइए निकलिए नहीं तो मैं खतरे में आ जाऊंगा, तो संभवतः उनके वर्कर और उनके जो वोटर्स हैं वो ज्यादा गतिमान होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने अतिवादी रवैया, जो हमेशा उनका होता है कि 400 पार का नारा लगा दो, वो इनको अभी तक इस कारण से नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार इस अतिवादी नारे से उन्हें नुकसान हुआ। हमें नहीं लग रहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम घटा, इसके बाद से भारत में कोई राजनीतिक दल कभी भी इस प्रकार से अति बड़े बड़े लक्ष्य वाले को नारे लगा देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसका बुरा खामियाजा भुगत रही है इस समय पश्चिमी यूपी के संदर्भ में। जो एक बड़ा पॉइंट जिसके तरफ अभी अमलेंदु जी ने भी ध्यान आकर्षण कराया, हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो पश्चिमी यूपी में उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, वो काफी देर से गठबंधन हुआ, और वो गठबंधन देखिए कहा तो वो जयंत चौधरी लगातार किसान आंदोलन को लेकर सक्रिय रहते थे। वहां पे देखिए किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा था। बहुत सारे लोग सवाल ये कहेंगे कि अगर बड़ा मुद्दा था 2022 में, फिर विधानसभा चुनाव में इसकी झलक क्यों नहीं दिखी। जब हम लोग सामान्य जनता से बात करें तो उन लोगों ने बोला 3 कृषि कानून लेके तो योगी जी नहीं आए थे, 3 कृषि कानून लेके प्रधानमंत्री जी आए थे। तो किसानों की नाराजगी योगी जी से उस रूप में नहीं थी जिस तरह से मोदी जी के साथ है, और वैसे स्थिति में जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया। उनके जो कट्टर समर्थक हैं, देखिए जो वहां पर भी अगर 2 रूपों में देखें आरएलडी समर्थकों को, तो देखना पड़ेगा कि जो कट्टर समर्थक हैं वो तो घर में एक तरह से कुछ हिस्सा तो वोटिंग करने के लिए गए, लेकिन जो बाकी अन्य उनका जो फ्लोटिंग वाला हिस्सा था वो वोट करने के लिए नहीं गया, वो वोट करने के लिए नहीं गए। बाकी जो बड़े दूसरे लोग जो किसानों के मामले को लेकर काफी प्रभावित हैं, अग्निवीर के मामले को लेकर काफी ज्यादा जो लोग गंभीर थे, वो लोग विपक्षी खेमे में वोट करने के लिए चले गए। तो तस्वीरें पश्चिमी यूपी में ऐसी हैं कि यहां पे ज्यादा समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि मतदान प्रतिशत कम क्यों है, क्योंकि इसके एक नहीं बहुत ज्यादा पर्याप्त कारण हम लोग जमीन पे देख सकते हैं राजीव जी। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो रणनीति थी, उन्होंने जो इसको डुबाया है। आज देखिए प्रधानमंत्री का जो अरेरिया का भाषण था वो मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी जिसमें कि ईवीएम को लेकर एक तरह से वो टिप्पणी कर रहे थे विपक्ष के ऊपर, हालांकि वो भूल गए कि उनके ही पार्टी के कई सारे लोगों ने ईवीएम को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी मोटी मोटी किताबें लिख दिया है उन लोगों ने, तो उसके ऊपर तो तमाचा तो फिर उस समय को भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। लेकिन प्रधानमंत्री देखा पूरा ताकत पूरा वो ध्यान लगा रहे थे, बार बार विनती करते हुए दिख रहे थे मतदाताओं से कि हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 18 घंटा मेहनत करते हैं, कुछ घंटे के लिए आप भी मेहनत कीजिए और मतदान बूथ तक पहुंचिए। तो ये एक चुनौती उनके लिए बिल्कुल बनी हुई है कि आखिर कैसे लोगों को बूथ तक लाया जाए, क्योंकि कोई करंट नहीं है। देखिए ये बीजेपी के लिए जो सबसे कठिन स्थिति है राजीव जी, की बीजेपी नहीं चाहती थी कि मामला जो है कि क्षेत्रीय स्तर पे हो, जाति समीकरण पे हो, मूलभूत मुद्दों पे हो। ये चुनाव बीजेपी राम मंदिर मोदी लहर उसके ऊपर लड़ना चाहती थी, उसके आधार पर पश्चिमी यूपी में यह चुनाव नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों, यहां तक कि लोग सड़क का विकास हुआ है कि नहीं बना, नाला का विकास हुआ है कि नहीं हुआ, कई जगह मैंने देखा बीजेपी के लोग और जो विरोधी खेमे के लोग थे उसमें झड़प हो जा रहा था कि भाई ये तो नाले और खड़ंजे वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव 370 वाला है। जबकि दूसरे लोग तर्क दे रहे थे कि नहीं भाई हमें तो बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही, हमें 370 में हमें बुनियादी सुविधाओं के लिए हम वोट कर रहे हैं। तो विपक्ष हमें लग रहा है अपना मैसेज पहुंचाने में काफी सफल रहा है। विपक्ष को इसी तरह से मैं मानता हूं कि 4 जून तक जब जिस समय वोटिंग होगी उस समय तक टेबल पे गिनती राउंड तक इसी तरह से मजबूती से उन्हें खड़े रहने की जरूरत है उन्हें, और इस लड़ाई में टिके रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, विपक्ष को टिके रहने की जरूरत है। और ये बात जयशंकर जी भी कह रहे थे कि विपक्ष अति उत्साह में ना आए, पहला और दूसरा फेज अगर लगता है कि उसके पक्ष में गया है तो आगे अभी 5 फेज बाकी है, और इस बीच अगर विपक्ष अति उत्साह में आ गया तो गड़बड़ भी हो सकता है। मुझे बिहार का चुनाव याद आता है, बिहार का चुनाव पहले फेज दूसरे फेज, वहाँ भी जो विधानसभा चुनाव 2020 का आप लोगों को याद होगा, पहले फेज दूसरे फेज में काफ़ी आगे विपक्ष निकल चुका था, और उसके बाद आखिरी में मतदान होना था सीमांचल में, जिसमें पूर्णिया, किशनगंज ये सब एरिया आता है, कटिहार ये सब, और वहाँ पर भांजी मार गए AIMIM के प्रमुख जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, वहीं से वो B टीम कहलाने लगे। और उसके बाद हालांकि वो जहां भी आगे बढ़े, उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव था 2021 में,
और जिस समय फिर से कोरोना की लहर आई थी और उस समय वहाँ पश्चिम बंगाल में वो गुल नहीं खिला पाए जो उन्होंने कर दिया था सीमांचल में जाके, और 5 सीटें उनकी पार्टी न सिर्फ जीती बल्कि सत्ता से दूर भी कर दी तेजस्वी यादव को। तो अति उत्साह में न आए विपक्ष, ये बहुत ज़रूरी है। प्रशांत टंडन जी, 400 सीटें, समय कम है, थोड़ा आप लोगों से कहूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी बात को ख़त्म करें। 400 सीटों का नारा, यहाँ अब अखिलेश यादव भी ध्यान दिला रहे हैं नरेंद्र मोदी को। मोदी जी के लिए आज की तारीख में आप याद कीजिए, आप तमाम साथी कई बार हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि नैरेटिव क्या है इस विषय में और मोदी के पास क्या है, किस बारे में क्या लेकर के ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग पिछले 6 महीने से बात कर रहे थे और आज जब बीच चुनाव में हम हैं तब भी यही बात कर रहे हैं कि मोदी किस नैरेटिव के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। कभी वो तमाचा मार दिया सुप्रीम कोर्ट, कभी आपने इनके घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग लिखा है, कभी इनका मंगल सूत्र तक छीन लेंगे, कभी विरासत टैक्स लगा देंगे, ऐसी तो बातें आ रही हैं। उसके बाद फिर कभी अपने आप को जोड़ के देखते हैं बंगाल से मोदी जी को बहुत प्यार है, हमेशा जोड़ते हैं खुद को, आज फिर से जोड़े हैं वो। तो इसलिए प्रशांत टंडन जी, क्या यहां पर 2024 का चुनाव, जिसमें अति आत्मविश्वास से बचने की कोशिश जरूर करनी चाहिए इंडिया गठबंधन को, लेकिन वो लड़खड़ाता हुआ जो एक नाव है, लड़खड़ाती नाव जिस पे सवार है नरेंद्र मोदी, उनके लिए कितना आज की तारीख में भयावह स्थिति है उनकी पार्टी के लिए? राजीव जी, अब जब 35% लोकसभा मशीन के अंदर बन चुकी है जी, जो 4 जून को पता चलेगी 2 चरणों में, तो अब हम जरा थोड़ी सी बिग पिक्चर देखते हैं जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। बिग पिक्चर राजीव जी ये है कि अगले 1-2 दिन में आगे के चरणों का कैंपेन कैसे चलेगा वो दिखाई देगा। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जिस फेज 1 के बाद जिस सांप्रदायिक पिच पे गए थे उस पे वो टिक पाएंगे अब, क्योंकि बहुत नकारात्मक प्रचार उनका रहा है और उस नकारात्मक प्रचार की वजह से लो परसेंटेज मिला, उत्साह नहीं आया लोगों में। तो मुझे लग रहा है कि उनके जो एडवाइजर्स होंगे वो उनको सलाह देंगे कि ये नकारात्मक प्रचार छोड़िए। एक ज़रूर वो करना चाहते हैं बार बार तमाम उदाहरण देकर कि वो कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाएं। अब ये कितना कारगर होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। आज दिन में मोदी साहब ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया, किसी के ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया कोट करके, और उस वीडियो क्लिप में उस चैनल का एक वीडियो क्लिप है जिसका मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर था, और उस वक्त मनमोहन सिंह की फोटो लगा के घोटाला शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी को ये समझना चाहिए कि इस देश में एक समय ऐसा भी था जब प्रधानमंत्री से टीवी चैनल उनका फोटो लगा के घोटाले के बारे में सवाल पूछते थे। आज वो चैनल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये उनसे पूछना चाहिए। एक दूसरी बात कि वो क्यों करना चाह रहे हैं ये, और उसमें कामयाब क्यों नहीं होंगे, उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी यूपीए के जो प्लेयर्स थे बड़े, कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, ये दोनों अब सीन से बाहर हैं। सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं, कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं है, मनमोहन सिंह रिटायर हो चुके हैं। तो अब आप यूपीए की सरकारों पे हमला करके आप राहुल गांधी को नहीं फंसा सकते। राहुल गांधी उसमें स्टेक होल्डर नहीं थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे केवल। दूसरी बात कि राहुल गांधी 2 बार भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, उनका जितना नुकसान आपको करना था आप कर चुके हैं, अब उससे वो आगे निकल गए। मोदी साहब का दिक्कत क्या है कि वो कांग्रेस, एक बार उन्होंने कोशिश की कि मुस्लिम लीग का बता दें डॉक्यूमेंट, वो मामला नहीं चला।
अब वो कांग्रेस की या राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी को गिराना चाहते हैं कि ये लोग जो बात कह रहे हैं वो विश्वास योग्य बातें नहीं है। सवाल ये है कि अब इतने ज्यादा डाउनलोड उसके हो चुके हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के, राहुल गांधी 2 बार भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, उनका कनेक्ट एक बन चुका मासेस से। जितना आप उनको आपका मीडिया और सोशल मीडिया आईटी सेल जितना बदनाम कर सकता था, झूठे वीडियो बना के कर दिया आपने, इससे ज्यादा अब हो नहीं सकता जी। तो फिर क्या होगा कि वो नकारात्मक कैंपेन के ट्रैप में वापस मोदी जी जाएंगे। जो अखिलेश यादव की बात आप कर रहे हैं, ट्वीट की बात 400 पार, अखिलेश यादव विपक्ष के लोग चाहते हैं कि दोबारा ये 400 पार की बातें करना शुरू करें। जैसे ये 400 पार की बातें करेंगे वैसे ही संविधान बदलने का मामला जोर पकड़ेगा। दूसरी एक बिग पिक्चर और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अब समय कम है, कि हमको कल के बाद से बीजेपी के नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, इन सब का भी जो रुझान को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। कौन किससे मिल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या गतिविधियां हैं, और खासकर 3-4 लोग जो टॉप लेवल के हैं। देखिए राजीव जी, अब बहस बीजेपी के अंदर ये शुरू होगी कि क्या, जो हम लोग अपने पॉडकास्ट में बहस कर चुके हैं, कि क्या अगर 20, 30, 40 सीटें कम रहते हैं जी बीजेपी मेजॉरिटी से, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं इधर उधर से, तो तब क्या मोदी प्रधानमंत्री होंगे? मेरा मानना है कि नहीं होंगे। फिर तमाम ये फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी। इन फोर्सेस को, क्योंकि 35% लोकसभा मशीन के अंदर बन चुकी है, एक रुझान है, इन फोर्सेस को कल से जरा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब बीजेपी के अंदर की जो डायनेमिक्स है वो बड़ी रोचक होगी, उसको वॉच करना राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स को यहाँ पर समझना होगा, और ये रुझान ये किस दिशा में जा रहा है। इस बीच 6 बजे तक की पोलिंग। जी राहुल लाल जी कुछ जोड़ रहे हैं, फिर अनिल सिन्हा साहब से के पास आता हूँ क्लोजिंग कमेंट। जी राहुल लाल जी। बस मैं एक ही लाइन कहूंगा जो प्रशांत टंडन सर ने कहा अभी, कि जो पूरी अगर 30-40 सीटें कम हुई तब तो बीजेपी के भीतर भूचाल मचेगा। मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1 स्टार्ट हुई या 2 न्याय यात्रा शुरू हुई, बीजेपी ऑफिस में अंदर अंदर काफी खुशी की लहर थी। तो वहां पे जो घुटन की स्थिति है कि हम दो और हमारे एक वाले जो फॉर्मूला के कारण, उस कारण से वो उस घुटन से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग बाहर निकलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मोदी जी और अमित शाह इतने शक्तिशाली बने हुए रहे किसी भी हालत में। जी तो अभी बहुत कुछ निकल के आना बाकी है। अनिल सिन्हा साहब, आपसे जरा क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। बहुत सारी बातें हम इसमें कर चुके हैं। आखिर बिहार में क्यों पोलिंग परसेंट इतना कम है? कि ये जो पोलिंग परसेंटेज कम है, आवाज आ रही है ना? आ रही प्लीज जी। हाँ, तो पोलिंग परसेंटेज कम होने की वजह ये है कि जो मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स जो था, ये गुजरात मॉडल, वो गुजरात मॉडल फेल हो गया। इसीलिए करना महाराष्ट्र में पोलिंग का परसेंटेज, ये तीनों स्टेट में वही हुआ, जो कि इनका समझिए कि जिसको कहते हैं कि फ्लैगशिप होना चाहिए था, वो स्टेट्स जो है ये फ्लैगशिप के बदले वो डूबता हुआ लगा। दूसरी बात, मैं 2-3 बात एक दो लाइन में कहना चाहता हूँ जी। हम लोग रिलीफ इसलिए महसूस करना चाहिए कि जो ये ट्रैक पर ले जा रहे थे, कॉमनलाइज करना चाहते थे कंट्री को, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। कौन जीतेगा हारेगा वो अपन देखेंगे 4 जून को। 47% अगर हेमा मालिनी के यहाँ पोलिंग हो रही है, अरुण गोविल के यहाँ पोलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये राम का आइकन जो है, वो जो जिस तरह से चला था ये मार्च, ये जो रथ चला था, वो रथ कहीं रुक गया है। और ये और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार जैसी जगह में अगर ये रुक गया है तो ये तो रुक गया। अब ये जीते या हारे जो भी हो। दूसरी बात ये है कि ये ब्रांड मोदी जिसका कि बड़ा चल रहा था, मतलब कि मैं आया और कहता है न कि बचना आए हसीनों टाइप का सिचुएशन था, वो सिचुएशन खत्म हो गया है कि आप आए या गए, कोई नहीं ये कर रहा है। अब तीसरी बात यह है कि देश की राजनीति को एक नैरेटिव मिल गई है
कि संविधान और लोकतंत्र के सहारे किस तरह से विकसित हुआ जा सकता है, कैसे एम्पावर किया जा सकता है गरीबों को। तो हमको लग रहा है कि अगले 20 साल में कांग्रेस ने जैसा लाया है अभी मैनिफेस्टो, अगले 20 साल में इतना सुंदर मैनिफेस्टो आप नहीं देख पाएंगे। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। थर्ड है कि एक यंग लीडर राहुल गांधी के रूप में देश को मिल गया है। ये चुनाव एस्टैब्लिश करेगा, जीते या हारे वो अपन देख लेंगे। जी जी, तो तीसरे फेज का इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले इस पे बहुत सारी समीक्षाएं बाकी हैं करना। जयशंकर जी, कुछ क्लोजिंग आप करना चाहते हैं, कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं? नहीं, अब इसमें कोई खास करने के लिए रह गया राजीव जी। जी, सीधी सी बात यही है कि अब दूसरा चरण तो समाप्त हो गया, लेकिन अब तीसरे चरण से आगे की बात देखनी होगी। देखिए, बौखलाहट बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री की बात पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके लिए, सब उनके ब्रांड के लिए या उनके नाम के लिए जो भी रहा हो, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है। और इधर हाल में जो है, मैंने कभी कहा कहीं कि इंडिया अलायंस के जो सुपरस्टार प्रचारक कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को इतना चर्चित कर दिया, हालांकि वो अपनी तरफ से वो तमाम उसमें से आए बाएं साए कुछ भी करने लग गए जो उसमें कहीं लिखा नहीं है, लेकिन लोग पढ़ने लगे। अभी कहीं मैं देख रहा था कि साहब कितने हजार तो क्या डाउनलोड हुआ है चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस का, और लोग उसमें से देख रहे हैं कि भाई इसमें मुस्लिम लीग कहाँ लिखा हुआ है, इसमें महिलाओं का मंगलसूत्र छीन करके जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं उनको कैसे दे दिया जाएगा, उसके बारे में क्या लिखा है, या विरासत टैक्स के बारे में क्या लिखा है, ये तमाम तरह की चीजें। और ज्यों लोग उस घोषणा पत्र को पढ़ रहे हैं, उस न्याय पत्र को पढ़ रहे हैं, त्यों जो है राहुल गांधी के प्रति और कांग्रेस के प्रति लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही है, आकर्षण लोगों का बढ़ते जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात जो इमर्ज किया है इस चुनाव के दौरान इस बार में। और मैंने कहा ना कि राहुल गांधी के भी जो सबसे बड़े प्रचारक नरेंद्र मोदी जी, अब वो लेकिन सारा कुछ करने के बावजूद एक बार तो उन्होंने उनको पप्पू साबित करवा दिया था अपने मीडिया मैनेजमेंट से, अपने कारपोरेट मैनेजमेंट से, सब कुछ से। लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि नहीं, असली पप्पू तो हमारा प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी तो बहुत समझदार आदमी है, जो बातें वो कहता गया पिछले 10 वर्षों में, वो बातें खरी होकर के सामने आती रही। चाहे वो चेतावनी हो, चाहे वो इस तरह कोई बात हो, नोटबंदी हो या जीएसटी हो या कोरोना हो, हर बात में राहुल गांधी एक गंभीर राजनेता के रूप में उभर करके दिखाई दिए हैं। और ये बात आज के युवाओं में, आज के किसानों में, आज के जवानों में, संविधान के प्रति आस्थावान लोगों में बहुत गहरे घर कर गई है कि यही लड़का, यही आदमी जो है, या इसके साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, ये उद्धव ठाकरे, इनकी जो एक जमात बन रही है, जो जमात तैयार हो रही है, यही इस देश के संविधान को भी बचाएगी, यही इस देश के लोकतंत्र को भी बचाएगी, और यही इस देश के जो 80-85% लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक है, ये सारे तबकों को न्याय देने का काम अगर कोई कर सकता है तो यही राहुल गांधी और इसके साथ खड़े हुए नौजवानों की जो टीम है वो लोग कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात यही है, और इसकी काट अभी मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी आगे कुछ कर पाएंगे। हो सकता है कि उनके मुंह से और कुछ निकल के हो, ताकि उनकी जो बची खुची थोड़ी बहुत भी जो है वो साख दांव पे लग ही रही है, लगातार लग रही है। उनकी एक एक बातों को लोग कह रहे हैं, मतलब आम आदमी जो चलते हुए ऑटो रिक्शा में या रेलगाड़ी में, हम तो आ रहे थे, रेलगाड़ी में भी जो बातें हो रही थी कि साहब प्रधानमंत्री होकर के इस ढंग की बात करने का मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब तो उनको बताना चाहिए कि 10 साल हो गया, 10 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, और आगे क्या करने वाले हैं। एक बार भी उन्होंने अपने संकल्प पत्र के बारे में कोई चर्चा नहीं है कि नहीं किए। पिछले दिनों में जब से उनका संकल्प पत्र जारी हुआ, एक बार भी चर्चा नहीं की होगी कि साहब उन्हें 2019 में हमने कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, उनको न्यूनतम उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, इंश्योर करेंगे। यहाँ तक कि मैं उसमें पढ़ रहा था तो देखा उसमें लिखा हुआ है कि 60 साल से ऊपर के दुकानदारों को पेंशन देंगे। उसका कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। तो आपको कम से कम बताना चाहिए कि भाई 2019 में हमने ये वादे किए थे, उसमें इतना पूरा किया, अब नहीं होगा तो और थोड़ा हम आगे करेंगे 2024 में।
अगर जनता ने मौका दे दिया तो हम उसके आगे करेंगे, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने मान लिया है कि अब सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस की बनने जा रही है। वो बार बार कह रहे हैं कांग्रेस छीन लेगी, कांग्रेस ये ले लेगी, कांग्रेस वो ले लेगी, उनकी सरकार आएगी और वो ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, मंगलसूत्र इधर से उधर। ये हम नहीं मान रहे अभी, जब तक सातों चरण का मतदान नहीं हो जाए संपन्न, तब तक हम नहीं मान रहे, आप भी नहीं मान रहे हैं, हमारे और मित्र भी नहीं मान रहे हैं कि भाई पता नहीं ईवीएम से क्या निकलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जरूर ये मान रहे हैं कि कांग्रेस वालों के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में एक विपक्ष की सरकार बनने जा रही है, जो ये काम करेगी। काम तो अच्छे करेगी अगर बन जाएगी सरकार तो, लेकिन उसमें से नकारात्मक खोज करके ये चीजें। अब जैसे उन्होंने कहा कि साहब वो वहां से बैठ के सैम पेत्रोदा ने कह दिया विरासत पे टैक्स लगेगा। कांग्रेस के जयराम रमेश ने सबने कहा कि नहीं साहब उनकी राय से हम सहमत नहीं है, तो कह रहे हैं कि नहीं ये तो कोई बात नहीं है, वो वहां से उनके ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है। भाई तो वही तो बात ये भी यहाँ भी है ना कि आपका सांसद और आपके संसद लोकसभा का उम्मीदवार कह रहा है कि संविधान बदलेंगे जी, और आप कह रहे हैं नहीं बदलेंगे, तो दोनों में बात, तो फिर आप उसको भी मान लीजिए। अगर सैम पेत्रोदा की बात सही हो सकती है तो फिर तो ये जो अरुण गोविल से लेकर के बाकी सारे लोग हैं। और इस बीच में एक और बड़ी बात आई है राजीव जी, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। हमारी वित्त मंत्री महोदया ने, बेचारी उनके पास पैसा ही नहीं है कि चुनाव लड़ लेती, तो करिए हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, देश का खजाना उनके पास है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड लाएंगे। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कंटेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किया है, इलीगल घोषित किया है, उसको हमारे देश की वित्त मंत्री कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड लाएंगे। ये भी नहीं कह रही है कि उसमें सुधार करके लाएंगे या बदल करके लाएंगे और उसका स्वरूप बदलेगा, कह रही है वो कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाएंगे। इस पर भी चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से गौर करने की जरूरत है। और जैसा मैंने शुरू से ही कहा है, बार बार कह रहा हूं मैं कि चुनाव के चरण बढ़ते जाएंगे और बागपत से लेकर बलिया तक, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक एक हवा चल रही है। जो हवा अगर कंटिन्यू रही और अगर विपक्ष के लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए और उसी मुस्तैदी के साथ लगे रहे जिस मुस्तैदी के साथ आज वो दिखाई दे रहे हैं देश के विभिन्न देशों में, तो मुझे लगता है कि ये लहर जाएगी और अपना काम करके आएगी। जी, सरकार जो भी बने उससे कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन अब जैसे ये है ना 400 पार 400 पर आप लोग करेंगे, वो नाम ही नहीं लेते हैं। हमसे बात हुई तो अभी साथ कहीं बयान भी देखा, अरे नहीं भाई वो तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट देने वाली बात है कि 400 का टारगेट है, अब कितना जीतेंगे कितना हारेंगे वो बात अलग। तो अब इस तरह की बातें उनके मुंह से खुद ही निकलने लग गई, तो वो लोग इस तरह से मुतमईन हो चुके हैं कि अब वो दोबारा नहीं आने वाले हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है। ये बात तो कम से कम वही मान रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि जयराम रमेश को या मल्लिकार्जुन खड़गे को नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए और बल्कि अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम भी डाल देना चाहिए। जी राजीव जी, धन्यवाद। जी, स्टार प्रचारक तो पहले से बने हुए हैं और उनसे बेहतर स्टार प्रचारक कौन हो सकता है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचा चुका है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र और उसके अलावा सेकेंड फेज़ की बात हम कर रहे थे और सेकेंड फेज़ में आज मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई और इसके बाद इंतज़ार है 4 जून का, लेकिन इससे पहले 4 जून से पहले अभी 5 फेजेस बाकी हैं और आज के बाद अगला जो तीसरा फेज़ है वो है 7 मई को। तो ये आज 26 तारीख और 7 मई के बीच में अभी गैप है 11 दिनों का और इन 11 दिनों में क्या गुल खिलाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वक्तव्यों से और क्या उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये सब अगले 2 से 3 दिनों में आप तक रहेगा। ये जन जन तक ये बात पहुंच चुकी होगी, खबर फैल चुकी होगी, लेकिन तैयारी उधर राहुल गांधी की अमेठी में जोरदार चल रही है। देखते हैं आगे तीसरा फेज क्या होता है। दूसरे फेज की पूरी समीक्षा हम कर चुके हैं और इस समीक्षा में यही सामने निकल के आ रहा है